नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत का साया। चलिए दोस्तों, इस नई कहानी को शुरू करते हैं। सिया एक मिडिल क्लास लड़की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद और 7 साल बाद उसके पिता का देहांत एक लाइलाज बीमारी से हो गया। सिया को उसके चाचा ने बड़े प्यार से पाला और पढ़ाया। सिया की शादी उसके चाचा जी ने अपने से बहुत बड़े परिवार में की। राजपूत परिवार शहर के जाने माने परिवारों में से एक था। समर राजपूत, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था, जिसे उसके बड़े बेटे संजय राजपूत ने और आगे बढ़ाया। लेकिन उनके छोटे बेटे अनिल राजपूत को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने फैमिली बिजनेस को ना ज्वाइन करते हुए अपना एक स्कूल खोला, और अब ये स्कूल शहर के बड़े स्कूलों में से एक माना जाता है। दोनों भाइयों के एक एक बेटे थे। संजय के बेटे का नाम राघव राजपूत, जो परिवार का बड़ा बेटा है, और दूसरा निपुण राजपूत, अनिल का बेटा। निपुण ने अपने बड़े पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अच्छी तरह से उसे संभालने लगा। लेकिन उसके बिल्कुल उलट राघव सारा समय दोस्तों, पार्टीज और टूर में बिताता था। हद तो तब हो गई जब उसने शादी से ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अगर जबरदस्ती की गई तो वह घर छोड़ देगा। घर वालों ने राघव की जिद के आगे हार मान ली और निपुण की शादी कर दी। घर के सभी लोग राघव के मुड़ियल और गुस्सेल नेचर के कारण परेशान और चिंतित रहने लगे। उसके दोस्त मतलबी और सिर्फ जरूरत पड़ने पर साथ रहते थे। राघव का एक सच्चा दोस्त भी था जिसका नाम था आरव। सब उसे आरू राघव कहते थे। सिया पढ़ाई के साथ साथ अनिल जी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी। वहीं एक प्रोग्राम में समर जी ने सिया को देखा और उसे अपने बहू बनाने का फैसला कर लिया। राघव अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। जब दादाजी की तबीयत खराब हुई तो उसे मजबूरन शादी के लिए हाँ करना पड़ा। शादी की पहली रात ही राघव ने सिया को बता दिया था कि वो किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता, वो आज़ाद रहना चाहता है। ये शादी उसने दादाजी की जिद के आगे झुककर की है। वो इस रिश्ते को नहीं मानता और सिया भी उसकी तरफ से आज़ाद है। जो चाहे करे, जैसे चाहे रहे, बस दादाजी और घर वालों के सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे। सिया को राघव की बातें पसंद नहीं आई, लेकिन अब उसकी बात ना मानकर वो वापस मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके चाचा जी तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी। उसके चचेरे भाई बहन भी उससे चिढ़ते थे। सिया के पास राघव की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। घर वालों के सामने वो लोग पति पत्नी की तरह रहते, लेकिन बेडरूम में दोनों की अपनी अपनी अलग दुनिया थी। शादी के बाद राघव की वही दुनिया थी जिसे देखकर सिया को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो घर के कामों और किचन में अपनी सास, चाची सास और देवरानी के साथ खुद को व्यस्त रखने लगी। राघव ने आरू से बात करके उससे हालचाल पूछा। आरू की माँ की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो शादी में नहीं आया। फोटो मांगने पर भी राघव ने नाराज होकर कॉल काट दिया। अगले दिन आरू का फोन आया कि वह शहर आने वाला है। उसका छोटा भाई गांव में माँ पापा की देखभाल करेगा और उसकी जॉब पर आना जरूरी है। वो रात को ही बस पकड़कर सुबह आ जाएगा। कल से अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। साथ ही वो भाभी से भी मिलेगा और उसकी ढेर सारी फोटोज भी लेगा अपने साथ। इस पर राघव ने मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगा। अगली सुबह राघव को एक कॉल आया आरव के नंबर से कि उसका दोस्त जिस बस में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। राघव ये खबर सुनकर शॉक्ड रह जाता है। सुबह ही घर से किसी को बिना बताए हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहीं सिया गहरी नींद में सो रही थी। राघव रास्ते में अपने असिस्टेंट दीपक को कॉल करता है हॉस्पिटल आने के लिए। साथ ही अपने कुछ दोस्तों को भी फ़ोन करके बुला लेता है। हॉस्पिटल जाकर वह आरव की लाश देखता है। कुछ घंटे बाद आरव का छोटा भाई, माँ, पिताजी भी आ जाते हैं। इसी बीच राघव भी घर फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। आरव की लाश मिलने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर आरव के भाई अक्षय को आरव का सामान देते हैं, जिसे राघव अपने पास रख लेता है क्योंकि अक्षय उस हालत में नहीं था। शाम को अंतिम संस्कार के बाद राघव और उसके दोस्त अक्षय और उसके माँ पापा को उनके गांव में उनके घर पर ले जाते हैं। रात को वहीं रुककर सभी सुबह वापस आ जाते हैं।
राघव बहुत ज़्यादा दुखी था। उसका जिगरी दोस्त उसे इस तरह से छोड़कर गया था। राघव घर आकर लेट जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। बार बार आरू का चेहरा उसके सामने आ रहा था। राघव बेचैन हो जाता है और शाम को अपने दादाजी के पास जाता है। वहाँ उनसे बात करके एक दो पैग लेने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसके हाथ के पास उसे कुछ महसूस होता है। आंखें खोलकर देखता है तो उसे एक अंगूठी मिलती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। राघव, ये तो आरू का है। मैंने तो सामान में इसे भी देखा था जो अक्षय को दे दिया था। फिर ये मेरे पास कैसे आई? सोचने के बाद जब राघव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसे अपनी कबर्ड में रख लिया और फ्रेश होकर छत पर बने जिम में चला गया। इधर सिया शाम के समय जब अपने रूम में गई तो रूम की लाइट को सिया ऑन करके गई थी। जब वापस आई तो वो ऑफ थी। बाहर की हल्की रोशनी में उसे सोफे पर कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा राघव है। वो उसे डिस्टर्ब ना करने के इरादे से नीचे आने लगी। तभी दरवाजे पर ही राघव से टकरा गई। राघव को यहाँ देखकर सिया घबरा गई। जब उसने पीछे मुड़कर सोफे पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राघव ने अंदर आकर लाइट ऑन किया और रूम में चला गया। सिया सोफे पर किसी को ना देखकर और राघव को बाहर से आते देखकर घबरा गई। सिया उसके बाद किचन में चली गई। उसे बार बार वही परछाई का ध्यान आ रहा था। खाना बनाते समय भी जब वो अकेली रहती तब उसे फील होता कि कोई उसके आसपास खड़ा है। सिया काफ़ी डर गई थी। डिनर के टाइम ही जिद करके अपनी सास के पास सो गई। सिया की सास ने भी सोचा कि घर की याद आ रही है, इसलिए उन्होंने सिया को अपने पास ही सुला लिया। अगली सुबह सिया राघव के घर बने जिम में जाने के बाद कमरे में आई। वो शाम का सोचकर डरी हुई थी। वो इस घर में नई थी, इसलिए किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही थी। सिया अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। जब सिया तैयार हो रही थी तो मिरर से उसे खून से लथपथ एक चेहरा नजर आया, जिसके चेहरा खून से डूबा हुआ और पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मांस के टुकड़े चेहरे पर लटक रहे थे। बस डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। सिया डरकर भागने के लिए उठती है तो सामने राघव को देखकर उसे कसकर पकड़ लेती है। राघव कुछ समझ नहीं पाता। सिया डरी सहमी उससे लिपट जाती है। सिया, राघव, प्लीज सेव मी प्लीज। राघव सिया के बालों पर हाथ फेरता है। क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों हैं? सिया राघव को अभी हुई घटना के बारे में बताती है। राघव, आप लगता है डर गई हो। कोई नहीं है इस घर में। आप अपने अंदर के डर को भगाइए। कोई भूत वूत नहीं होता। राघव सिया को बेड पर आराम से बिठाकर उसे पानी देता है और फिर वो बाथरूम में नहाने चला जाता है। बेड पर बैठी सिया डर के कारण अपनी नजरें नहीं उठाती। वो पानी का गिलास वहीं साइड टेबल पर रख देती है और किसी तरह हिम्मत बांधकर बाहर निकल आती है। सिया नीचे किचन में काम करने लगी। तभी उसकी सास प्रज्ञा ने आकर सिया को तैयार होने के लिए कहा। सिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि शादी के अगले दिन सिया के चाचा जी ने पग फेरे के लिए कॉल किया था, लेकिन पंडित जी ने उस दिन मना कर दिया। अगले दिन इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद राघव की हालत ठीक नहीं थी कि उससे ये सब रस्मों के लिए कहा जाता। आज मैंने राघव को कहा है, वो तैयार है। आप लोग आज पग फेरे की रस्म के लिए चले जाओ। फिर एक दिन अच्छा सा दिन पंडित जी को दिखाकर आप दोनों जल्दी ही गांव जाकर कुलदेवी का आशीर्वाद ले लेना। सिया अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। राघव भी फोन पर अपने पिए दीपक को काम समझाते हुए रूम में आ रहा था। सिया रूम से बाहर डर कर खड़ी हो जाती है। उसे कुछ देर पहले का नज़ारा याद आ जाता है। तभी पीछे से राघव आकर सिया से पूछता है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? आपको जाना नहीं है क्या? सिया, जी वो, क्या वो? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस नॉनसेंस रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो दादाजी की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है और तुम नखरे करना मत शुरू करो। सो प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं चला जाऊँगा ऑफिस और तुम सबको आंसर देती रहना। कहकर राघव अंदर जाकर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लग जाता है। सिया को राघव की बात बहुत बुरी लगती है। वो जल्दी से कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। सिया साड़ी पहनने लगती है। तभी पीछे किसी के होने का आभास होता है। वो पीछे मुड़ती है। खून से सना चेहरा उसके सामने होता है। सिया की जैसे ही एक पल के लिए सांसें रुक जाती हैं। साड़ी छोड़कर सिया सीधे बाहर की तरफ दौड़ती है
और राघव के पैरों के पास बैठकर उसकी बाजुओं को पकड़कर चिल्लाने लगती है। सिया, वहाँ वो वहाँ वहाँ कोई है, वहाँ मैंने मैंने फिर देखा उसे। वो वहम नहीं है, वो सच में है, वो वहाँ है। राघव सिया को पकड़कर, रिलैक्स, कौन है वहाँ? सिया, सुबह सुबह मैंने जिसे मिरर में देखा था। राघव, लेकिन सुबह कोई नहीं था, कोई नहीं है इस कमरे में तुम्हारे और हमारे अलावा। सिया, नहीं, वो चेंजिंग रूम में सुबह वाला साया दिखा मुझे, वो कोई भूत है। राघव, चलो देखते हैं कहाँ है। सिया, नहीं, वहाँ है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ, अगर रहा तो उसे पकड़ लेंगे। वो भूत है। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर राघव चेंजिंग रूम के पास आकर देखता है। यहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है सिया। सिया घबरा कर दौड़ती हुई राघव के पास आती है और उस तरफ इशारा करती है जिस तरफ उसे साया देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राघव उसे वहीं छोड़कर बाहर रूम में आ जाता है। सिया भी साड़ी उठाकर वहीं रूम में आ जाती है और डोर बंद कर लेती है। राघव मन ही मन में, कहाँ ये डरपोक मेरे ही गले पड़ गई। सिया तैयार हो गई और दोनों कार में सिया के चाचा जी के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है। सिया ने भी अपने सास के दिए गए गिफ्ट घर वालों को दिए। शाम को जब राघव और सिया निकलने लगे तो चाचा जी के कहने पर वो दोनों रात के लिए वहीं रुक गए। रात में डिनर के बाद चाचा जी से बातें करते हुए काफ़ी रात हो गई। जब सिया अपने रूम में जा रही थी तो उसे गलियारे में कोई खड़ा दिखा। सिया उसके पीछे जा रही थी। वो पीछे खड़े उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि पीछे से उसे राघव की आवाज़ सुनाई दी। वो पानी की खाली बोतल लिए खड़ा था। सिया राघव को देखकर चौंक जाती है और जब पीछे देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। सिया को तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो जाती है। राघव ने उसे जब पानी लाने को कहा तो पसीने से लथपथ सिया राघव के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ किचन में ले जाती है और फ्रिज से बोतल निकालकर फिर राघव को हाथ पकड़कर उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ रूम में राघव को बेड पर सोते देख घबरा जाती है और अपने हाथ में पकड़े हाथ को देखती है जो खून से सना था। सिया पीछे मुड़ती है तो वो साया उसके पास खड़ा था और हंस रहा था। सिया ये देखकर धम से गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर राघव उठता है और सिया को उठाता है। सिया राघव को देखती है, फिर बेड पर देखती है, उसके बाद पूरे कमरे में नज़र दौड़ाकर देखती है। राघव सिया को उठने में हेल्प करता है। सिया डरी हुई थी, इसलिए राघव ने भी बिना हंगामा किए उसे अपने साथ बेड पर सोने दिया। कुछ समय बाद राघव सो गया, लेकिन सिया की आंखों से नींद गायब थी। जब राघव गहरी नींद में था तो सिया भी करवट बदलकर राघव को पकड़कर सो गई। सुबह जब राघव की आंखें खुली तो सिया उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी और राघव का हाथ सिया के सिर पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। राघव कुछ देर तक सिया को घूरता रहा, फिर सिया को ठीक से हटाकर उठ गया और बाथरूम में चला गया तैयार होने। वहीं रात को देर से सोने के कारण सिया अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। राघव तैयार होकर सिया को जगाने लगा। राघव, उठो सिया, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। सिया फिर भी नहीं उठ रही थी। राघव ने झल्लाकर उसे हिलाया। इसलिए नफरत है मुझे लड़कियों से, जरा भी दिमाग नहीं होता, ऊपर से नखरे अलग। उठो वरना चला जाऊंगा छोड़कर। रात भर चुड़ैल की तरह भटकती है और दिन में कुंभकर्ण की तरह सोती है। सिया जब नहीं उठती तो राघव पास रखे पानी के बोतल का ढक्कन खोलकर सारा पानी सिया पर डाल देता है और सिया चौंक कर उठती है। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी रेडी हो जाओ वरना मैं चला जाऊंगा, तुम बाद में आती रहना। राघव की बातें सुनकर सिया जल्दी से उठकर नहाने चली गई। जब तैयार होकर नीचे आई तो सब ने एक साथ नाश्ता किया। सिया के दोनों भाई बहन सिया को पसंद नहीं करते थे तो सिर्फ बाय करके कॉलेज चले गए। राघव ने ये सब नोटिस किया। सिया और राघव जब जाने लगे तो चाचा जी ने सिया के लिए और राघव के लिए और कुछ ससुराल वालों के लिए गिफ्ट दिए और दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। राघव को सिया की रात वाली घटना याद आई और सिया के बिहेव को लेकर उसे अजीब सा लगता है। राघव, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है क्या? सिया, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को तुम कहाँ घूम रही थी? सभी तो सो गए थे, जब मैंने देखा तो बेहोश होकर दम से गिर गई। वो भूत या चुड़ैल तो नहीं आती तुम पर?
जो भी हो ये आदत छोड़ दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, समझी तुम? सिया मन में, कैसे कहूँ कि आपको ही समझकर मैं उस साये के पीछे भागी थी और आपके सामने आके ही वो मुझे छोड़कर चला गया। सिया, मैं जानबूझकर नहीं करती इतने महान काम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा है, माँ और तुम दोनों स्वामी जी के पास बैठी रहना। तुम जैसे स्टूपिड लोगों की वजह से ही ऐसे ढोंगियों की दुकानें चलती हैं। सिया बात नहीं बढ़ाना चाहती थी इसलिए चुप ही रही, लेकिन उसके मन में भी ये उलझन थी कि शादी के बाद से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस साये का राज जानना भी उसके लिए ज़रूरी था। सिया अपने ख्यालों में गुम थी। राघव ने आवाज़ लगाई, आप उतरेंगी? क्योंकि अभी मेरा आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का कोई इरादा नहीं है। सिया उतरने लगती है। राघव बड़बड़ाते हुए, ओ गॉड, ये तो खुली आंखों से भी सपना देखती है। सिया राघव को अनसुना कर चली जाती है। आखिर उसकी बातों पर आज के ज़माने में कौन ही बिलीव करेगा। ये सब उसके साथ हो रहा है, वो सह रही है इसलिए, वरना वो भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती। उसे पता था सब कुछ उसे खुद ही सॉल्व करना होगा। राघव नौकरों से कहकर सामान और गिफ्ट अंदर भिजवा देता है, खुद बाहर दोस्तों से मिलने चला जाता है। सिया घर पहुंचकर सबके पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है और फिर ऊपर जाने को होती है। तभी वो अचानक मंदिर में पड़े सुंदरकांड को उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वो सोफे के नीचे सुंदरकांड को रख लेती है। लंच के बाद भी सिया वहीं सोफे पर आकर लेट जाती है। उसे आज एक बार भी वो परछाई नहीं दिखती। सिया, इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि सच में ये कोई आत्मा है और ये बस मुझे ही दिख रही है। मुझे पता करना होगा आखिर क्या है ये सब। दोपहर में प्रेरणा, सिया की देवरानी, सिया के पास आती है। वो दोनों बातें करने लगती है। प्रेरणा इंटीरियर डिजाइनर का काम करती थी। आज वो फ्री थी इसलिए सिया के पास आ गई। दोनों ने ढेर सारी बातें की। सिया ने बातों ही बातों में जानने की कोशिश की कि घर में या और किसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ इस घर में। ये जानकर सिया और भी परेशान हो गई। शाम के समय सिया किचन में गई। वहाँ नौकर वगैरह कोई नहीं थे। सिया किचन में अकेली काम कर रही थी। तभी कबर्ड अचानक से खुल गया और उसमें रखा गिलास जार जमीन पर गिर गया। आवाज़ सुनकर सिया पीछे पलटी तो सारे कबर्ड लाइन से खुल गए और सारे बर्तन एक साथ किचन के फर्श पर गिर गए। सिया ये देखकर और चोट ना लगे उसके लिए सिर झुकाकर नीचे बैठ गई और सिर पर दोनों हाथ रखकर उसको कवर करके आंखें बंद करके जोर से चिल्लाने लगी। एक हाथ सिया के कंधे पर आता है। सिया चिल्लाने लगती है। तभी राघव दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबा देता है। राघव, "स्स, क्या है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ वरना, चुप, एकदम चुप।" सिया राघव को देखकर होश में आती है और राघव से लिपटकर रोने लगती है। राघव सिया को चुप कराता है और पास रखे छोटे से टेबल पर बिठाकर पानी देता है। तब तक सिया की सास सविता जी, चाची, सास रवीना और प्रेरणा भी आ जाती हैं। बाकी सारे नौकर भी आ जाते हैं। सविता जी, क्या हुआ सिया? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? सिया, वो माँ, किचन में मैंने कॉकरोच देखा था। रवीना, क्या जीजी, पिछले महीने ही तो पेस्ट कंट्रोल करवाया था, अभी इतनी जल्दी घर में ये फिर से आ गए, कैसे? राघव, बाहर से कहीं से आ गया होगा चाची। रवीना जी सिया से, बेटा आप अपने रूम में जाकर आराम करो, नौकर ये सब काम कर लेंगे। सविता जी राघव से, हाँ बेटा, तुम लेकर जाओ सिया को अपने रूम में, देखो कैसे डर गई है कॉकरोच से। राघव सिया को ऊपर बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ सिया बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। वहीं राघव को शक होने लगता है कि सिया को कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन उससे डायरेक्ट पूछना उसे ठीक नहीं लगा। उसे याद आया कि सिया उसके चाचा अनिल जी के स्कूल में पढ़ाती थी। वो बाहर निकला और वहाँ से एक भरोसेमंद स्टाफ से सिया के बारे में जानकारी ली, जिसने बताया कि सिया बिल्कुल शांत, सुलझी, समझदार और नॉर्मल बिहेव करने वाली लड़की है। राघव ने उसे थैंक्स किया और किसी और से इस बारे में बात ना करने के लिए कहा। राघव जब रूम में आया तो सिया को देखा, वो बेड पर से उठकर आई और राघव के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सिया, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। राघव को यकीन तो नहीं होता था, लेकिन सिया को शांत करने के लिए उसने सिर पर हाथ फेरकर चुप करवाने लगता है और सिया की हालत देखकर सोच में डूब जाता है। गुरुजी के आश्रम में गुरुजी ध्यान लगाए रहते थे। तभी उनके पास पंडित जी आकर बैठते हैं।
गुरुजी अपनी ध्यान साधना समाप्त कर पंडित जी की तरफ देखते हैं। गुरुजी, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, आपको तो पता है हमारे जजमान संजय राजपूत के बेटे राघव राजपूत का विवाह सिया नाम की लड़की से हुआ है। राघव और सिया का विवाह जल्दबाजी में हुआ। कल उन्होंने बुलाया था कुलदेवी से जोड़े की पूजा करवाने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए। वहीं सविता जी ने दोनों की कुंडली मिलान के लिए और कोई ग्रह दोष हो तो समाधान बताने के लिए। लेकिन गुरुजी, मुझे कुंडली ठीक नहीं लग रही। इन दोनों का समय बहुत कठिन होने वाला है। यहाँ तक कि सिया की जान भी जा सकती है। आप मेरे से ज्येष्ठ और अनुभवी हैं और राजपूत परिवार का जिस तरह मैं धार्मिक कार्य हेतु पंडित हूँ, आप भी उनके कुलगुरु हैं। इसलिए इस समय हम दोनों को ही मिलकर कुछ समाधान निकालना होगा, क्योंकि केवल ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न समस्या का हल बता सकता हूँ मैं। लेकिन आप अन्य नकारात्मक शक्तियों का आभास भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। जिस तरह उनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति निम्न बनी हुई है, इसमें से किसी एक की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में अकाल मृत्यु निश्चित है। गुरुजी, जरा हमें कुंडली दिखाइए। पंडित जी ने कुंडली लेकर गुरुजी को देते हैं। गुरुजी देखते हैं और सोचने लगते हैं। पंडित जी, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति से यही प्रतीत हो रहा है कि इन सब पर कोई बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन राघव से विवाह के बाद सिया पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि सिया के प्राणों को अधिक संकट है। हमें जल्द से जल्द समाधान ढूंढकर दोनों को इस संकट से निकालना होगा। पंडित जी, लेकिन जब तक हम समस्या का पता लगाकर समाधान ना ढूंढ लें, तब तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय करना होगा। गुरुजी, आप एक काम कीजिए, अभी आप सविता जी को फ़ोन करके कहिए कि सिया को कुलदेवी की रक्षा धागा मंदिर में से निकाल कर उनके हाथों पर बांध दे। ऐसा करने से पहले सिया को घर के मंदिर में ले जाकर उस पर गंगाजल छींट कर उसे पवित्र कर दें। मंदिर में दिया और धूप जलाकर रक्षा धागा को गंगाजल से पवित्र करें। उसके बाद सप्तशती से अर्गला स्रोत, देव देवस्य कवचम और कीलक स्रोतम का पाठ करके वो रक्षा धागा सिया के हाथों पर बांधा जाए। पंडित जी संजय जी को फ़ोन करके गुरुजी के बताए अनुसार करने के लिए कहते हैं। संजय जी पंडित जी की बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं कि सिया की कुंडली में दोष है। वो सविता जी को पंडित जी के कहे अनुसार करने के लिए कहते हैं। सविता जी राघव के रूम में पहुंची। सिया चुपचाप सोफे पर लेटी थी। दरवाजे पर नोक होने पर राघव ने उसे इशारे से बेड पर आने के लिए कहा। सिया बिना कुछ कही दुखी सी बेड पर आकर लेट गई। राघव ने दरवाज़ा खोला। सविता जी अंदर आई। उन्होंने सिया को देखा। वो भी उठकर उनके पास खड़ी हो गई। सविता जी राघव और सिया दोनों को पंडित जी की कई बातें बताती हैं। राघव को ये बेवकूफ़ी भरी बातें लगती हैं। वहीं सिया सविता जी के साथ चल पड़ती है पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय को करने के लिए। उसके बाद सिया अपने रूम में सोफे पर जाकर सो जाती है। सुबह जब सिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही फ्रेश और अच्छा फील करती है। अब वो रेडी होकर नीचे किचन में काम में लग जाती है। आज इतने दिनों बाद ना कोई साया दिखा और ना ही कोई भ्रम हुआ। उसके साथ कोई डरावनी घटना भी आज रात से अभी तक नहीं हुई है। सिया काफ़ी हद तक उस साये के डर से बाहर आने लगी थी। इधर राघव जब शाम को घर लौटा, ऊपर बरामदे में उसे कोई खड़ा हुआ लगा। राघव उस ओर बढ़ गया। वो उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि पीछे से रवीना जी ने आवाज़ दी। राघव रवीना जी की ओर पलटा। उसके बाद वापस बरामदे की ओर देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। राघव को बड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था। बरामदे में खड़े शख्स को वापस वहीं आना पड़ता। उसका ध्यान रवीना जी की आवाज़ पर टूटा। राघव, जी चाची, कहिए। रवीना जी, बेटा, पंडित जी का आज फिर फ़ोन आया था। चलिए दीदी को इस बारे में कोई बात करनी है। सिया तो नीचे ही है, आप भी चेंज करके आ जाओ। हम सब भी नीचे ही जा रहे हैं। चाय सब साथ में ही पी लेंगे। राघव, ठीक है चाची, आप चलिए, मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ। राघव अपने रूम में जाकर खुद से बड़बड़ाते हुए, शादी हुई नहीं, सब अपनी अपनी चलाने लगी। अब ये पंडित जी भी झूठ झूठ के ग्रह बताकर उनकी शांति के लिए अब अनुष्ठान करवाएंगे और इन सब में ये लोग मुझे पूरी तरह से इन्वॉल्व करने पर तुले हैं। मैं नीचे जाकर कह दूंगा जो भी करना है करें, लेकिन मुझे इन सब में ना घसीटे। मुझे इन सब में ना ही बिलीव है और ना ही मैं इन सब में किसी तरह इन्वॉल्व रहूँगा।
इट्स क्लियर। कहते हुए राघव चेंज करने चला गया। वहाँ उसके कबर्ड में कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। ये देखकर राघव को गुस्सा आ जाता है। वो वापस रूम में आकर सिया को कॉल करता है। राघव, जल्दी ऊपर आओ। सिया, क्या हुआ? आप नीचे आ जाइए ना, माँ को कोई इम्पोर्टेंट बात भी करनी है आपसे। राघव, मैंने कहा जल्दी ऊपर आओ। सिया आवाज़ से समझ जाती है कि राघव गुस्से में है। वो जल्दी से ऊपर रूम में आती है। सिया, कहिए क्या बात है? राघव गुस्से में सिया को दोनों हाथों से कस के पकड़कर चिल्लाने लगता है। राघव, अगर दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो उसे पागल खाने भेजा जाता है। शादी करके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जाती। तुम्हारे चाचा जी ने बड़ी चालाकी से अपनी मेंटल भतीजी को मेरे पल्ले बांध दिया, लेकिन मैं उनकी ये चालाकी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मैं भी राघव राजपूत हूँ। बता दूंगा मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा क्या होता है। सिया हैरान सी राघव की बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसको दुनिया में इकलौते चाहने वाले इंसान उसके चाचा जी को इतना सुनाया जा रहा था। सिया डरते हुए, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राघव, खुद चेंजिंग रूम में जाकर देखो कि जब पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो क्या करती हो। राघव झटके से सिया को छोड़ देता है। सिया संभल कर चेंजिंग रूम की ओर जाती है। सिया वहां जाकर शॉक्ड हो जाती है। वापस आकर राघव से पूछती है, सिया, आखिर क्या कर दिया हमने? हमें तो कुछ गलत या गड़बड़ नहीं लग रहा वहाँ। राघव गुस्से से सिया की बाह को पकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। राघव, देख पागल लड़की देख। लेकिन राघव खुद शॉक्ड हो जाता है। राघव, अरे ये क्या? मेरे सारे कपड़े कबर्ड से बाहर बिखरे थे, और अभी ये सब। राघव कबर्ड खोलकर देखता है तो उसके सारे कपड़े अरेंज थे। सिया राघव की हालत देखकर हैरान हो जाती है। सिया, मैं चलती हूँ, आप चेंज करके जल्दी से नीचे आ जाइए। राघव सोच में डूबा हुआ कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है। हॉल में सब लोगों के आ जाने के बाद सविता जी ने कहा, सिया और राघव को पंडित जी ने कल ही कुल देवी की पूजा कर आने के लिए कहा है। साथ ही वहां पंडित जी हवन जाप करके एक सुरक्षा कवच सिया के लिए और दूसरा राघव के लिए सिद्ध करेंगे। शुद्धि के बाद आप दोनों को ही एक रक्षा सूत्र देंगी, जिससे इन दोनों की बुरी नज़र से रक्षा हो सके। सिया को ध्यान आया कि रात में मंदिर में पंडित जी के बताए गए उपाय के बाद उसे कोई परछाई नहीं दिखाई दी और ना ही कोई अप्रिय घटना हुई। सिया को पंडित जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए वह खुश थी। घर के सभी लोग सविता जी की बात सुनकर कल होने वाली पूजा की तैयारी के बारे में चर्चा करने लगे। लेकिन वहीं राघव अंदर ही अंदर भड़का हुआ था। उसे ये सब बकवास और अंधविश्वास लग रहा था। सविता जी, चलिए, हमें पूजा की सारी तैयारियां अभी करनी होंगी, क्योंकि सिया और राघव को सुबह 3 साढ़े 3 के अंदर ही जाना होगा। राघव, इसका क्या मतलब? कि सिया और राघव को निकलना होगा? आप लोग नहीं आओगे क्या? हम दोनों ही जाएंगे क्या? संजय जी, बेटा कभी घर में भी समय दिया कर। तुझसे पहले निपुण की शादी हुई थी। निपुण और प्रेरणा भी अकेले ही गए थे। बेटा तुझे ये जो बकवास लगती है, वो हमारे खानदान की परंपरा है। राघव चेहरा नीचे कर लेता है और चुपचाप जी डैड कहकर सबकी बातें सुनने लग जाता है। सब तैयारियों में लग जाते हैं। निपुण और प्रेरणा मार्केट से सभी पूजा और हवन की सामग्री, भोग आदि ले आते हैं। सविता और रवीना जी सभी सामान अरेंज करके मंदिर में रख देती हैं। सिया भी अपने और राघव के लिए सुबह के लिए कपड़े निकाल कर रख लेती हैं। वहां पर जाकर पूजा से पहले नदी में नहाकर चेंज करने के लिए भी वो एक बैग में अपने और राघव के लिए कपड़े वगैरह रख लेती है। राघव चुपचाप छत पर शेड में सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाता रहता है और मन ही मन अपसेट होकर खुद को कोसता रहता है। तभी उसे कोई साया अपनी साइड में महसूस होता है। वो उस तरफ देखता है तो वो साया वहां से नीचे की ओर जाती हुई दिखती है। साये का चेहरा आगे था, साये की पीठ और खुले बाल देखकर वो समझता है कि ये सिया है। छत से किनारे की ओर जाते देखकर राघव पीछे से सिया को आवाज लगाता है, लेकिन सिया नहीं रुकती। राघव को अब गुस्सा आने लगता है। राघव, अरे ओ पागल लड़की, कुछ समझ आता भी है या नहीं? अरे सुसाइड करना था तो शादी क्यों की? क्यों हमें जेल भेजने पर तुली है? कहते हुए राघव सिया को पकड़ने के लिए दौड़ता है और काफी भला बुरा भी कहता है। जैसे ही राघव सिया को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वो छत की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है। राघव उसे देखकर चौंक जाता है। साये का पैर
उस पतले से रेलिंग से ऊपर हवा में था। राघव के देखते ही वो पैर उल्टे हो जाते हैं। छत पर हल्की रोशनी में वो नज़ारा देखकर राघव सहम जाता है। वो साया जब अपना चेहरा घुमाता है तो सिया का बेहद ही डरावना हंसता हुआ चेहरा देखकर राघव पीछे हट जाता है। राघव बस इतना ही कहता है, सिया भूतनी। एक ही पल में वो साया नीचे कूद जाता है। राघव वहां ना जाकर अपनी ही साइड में ही रेलिंग के पास डरते हुए नीचे देखता है। नीचे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय गार्डन की घास के। तभी पीछे से सिया की आवाज़ आती है, जिससे राघव सहम जाता है। राघव का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सिया की आवाज़ सुनकर उसे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती। वो बिना पलटे ही कांपती आवाज़ में कहता है, क्या बात है सिया? डिनर के लिए चलिए, हमें सुबह जल्दी उठना भी है और कल हमें आराम करने का भी समय नहीं मिलेगा। सब आ गए हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जल्दी आइए, सब वेट कर रहे हैं। राघव बिना पलटे ही, चलो मैं आता हूँ। सिया वहाँ से नीचे चली जाती है। राघव पलटकर देखता है तो सिया को ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वो कुछ देर खुद को नॉर्मल करता है। राघव अपने फ़ोन को सोफे से उठाता है तो उसमें निपुण और संजय की कई मिस कॉल देखता है। पास में रखे पानी की बोतल से पानी पीकर मोबाइल हाथ में लिए राघव नीचे आता है। राघव चुपचाप डिनर करता है। सिया की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सिया का वो डरावना हंसता चेहरा अभी भी राघव की आंखों के सामने घूम रहा था। रात में भी राघव चैन से सो नहीं पाया। वो बार बार सोफे पर चैन से सोती सिया को देखता, फिर उसको सिया का वो डरावना चेहरा सामने आ जाता। जहाँ सिया डर से मुक्त होकर चैन से सो रही थी, वहीं राघव ने किसी तरह से वो रात काटी। सुबह 3 बजे के लगभग सिया उठी और नहाकर तैयार हो गई। राघव देर रात जागने के बाद करीब 2 घंटे ही सो पाया था। सुबह नींद खुलने पर सिया को सामने ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होते देख राघव सोचने लगा, राघव, राघव तेरी वाइफ है तो सुंदर, लेकिन अफसोस भूतनी है। इतनी कम उम्र में कोई मरता है भला? खैर, अब जब भूतनी से शादी हो ही गई है तो इससे निपटने के लिए मुझे गुरुजी से बात करनी होगी। एक काम करता हूँ, आज पंडित जी से बात करता हूँ। जब उनसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तब गुरुजी से इसका सॉल्यूशन पूछूंगा। सिया जब मिरर से ही राघव को अपनी तरफ घूरते देखती है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है। वो उठकर राघव के पास जाती और धीमी आवाज़ से पूछती है, आप ठीक तो हैं? राघव चौंक कर, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ सिया, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लेट हो रहे हैं। राघव जल्दी से बाथरूम में रेडी होने के लिए घुस जाता है। सिया भी नीचे आ जाती है। सविता जी और रवीना जी ही केवल उठे थे। उन्होंने सारा सामान नौकरों के हाथों गाड़ी में रखवा दिया था। राघव भी जल्दी ही तैयार होकर आ गया था। उसके मन में अभी भी उलझन थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इस तरह की चीज़ भी दुनिया में होती हैं। माँ और चाची से आशीर्वाद लेकर दोनों कुलदेवी के मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में राघव बार बार सिया की तरफ देख रहा था। सिया देख तो रही थी बाहर, लेकिन वो भी ये बात नोटिस कर रही थी। हिम्मत करके उसने राघव से पूछ ही लिया, सिया, राघव, क्या बात है? आप मुझे ऐसे क्यों बार बार देख रहे हैं? राघव, नहीं तो, वो बस ऐसे ही। सिया समझ जाती है कि राघव उसे कितना भी पूछने पर नहीं बताएगा, इसलिए वो फिर से बाहर देखने लग जाती है। लगभग 5 घंटे की जर्नी के बाद वो कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित जी अपने साथियों के साथ मंदिर परिसर के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। सिया और राघव ने पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने दोनों को मंदिर में जाने से पहले नदी में स्नान करने के लिए कहा। कुलदेवी का मंदिर जंगल के बीच बड़े से पहाड़ और सुनसान इलाके में बना था। पहाड़ से थोड़ी नीचे नदी बहती थी, जो नीचे खाई में गिरती हुई निचले भाग में बह जाती थी। यदि यहाँ नदी ढलान पर होने के कारण तेज बहाव से झरने के रूप में खाई में गिरती थी। राघव कुलदेवी के मंदिर आता तो था, लेकिन कभी नदी में नहाया नहीं था। पंडित जी ने अपने एक साथी को उनके साथ रास्ता बताने और स्नान के बाद ले आने के लिए भेजा। राघव ने कपड़ों का बैग निकाला और सिया को साथ ले उस आदमी के पीछे चलने लगा। तभी पंडित जी ने राघव को आवाज़ देकर रोका। उसके पास आए और राघव के हाथ में एक धागा बांध दिया। राघव पंडित जी का चेहरा हैरानी से देखने लगा। पंडित जी राघव की उत्सुकता समझ गए। पंडित जी, ये धागा संकट और हर बुरे साये से तुम्हारी रक्षा करेगा।
सिया को तो पहले ही सविता जी से कहकर रक्षा सूत्र पहनवा दिया था। सिया बहू, आप हमेशा उसे अपने साथ रखना। सिया, जी पंडित जी। पंडित जी, राघव चाहे कोई भी परिस्थिति रहे तुम हमेशा बहू के साथ रहना, उसे अकेले मत छोड़ना। राघव, जी पंडित जी। राघव और सिया दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। सिया नदी देखकर घबरा जाती है। सिया, इसमें तो बहुत पानी है, हम डूब जाएंगे, हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती। राघव सिया का हाथ पकड़ लेता है और नदी में उतरने लगता है। सिया डर जाती है। सिया, ये क्या कर रहे हैं आप, हम गिर जाएंगे, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। राघव, चुपचाप चलो, नहाना ही तो है, फिर हमें यहाँ यहीं की सारी विधियां हो जाने के बाद वापस लौटना भी है। राघव बैग को किनारे पर रखकर सिया को अपने साथ नदी में उतारने लगता है। सिया भी राघव को पकड़कर उसके साथ नहाने चली जाती है। सिया की हाइट कम होने की वजह से वो किनारे से ही नहाने लग जाती है। वहीं राघव गहरे पानी में चला जाता है, वहाँ वो स्विमिंग करने लग जाता है। सिया जब राघव को स्विमिंग करते देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। तभी साथ आए आदमी ने कहा, बेटा जल्दी चलो, हमें विलंब हो रहा है और इस नदी में पानी का बहाव कम कभी ज़्यादा होता रहता है, यह स्विमिंग में बहुत खतरा है। राघव उस आदमी की बात सुनकर वापस लौटने लगा। सिया राघव के किनारे पर आने के बाद वो भी बाहर निकलने लगी। राघव चेंज कर रहा था और सिया नदी में नहाकर निकलने लगी। तभी एकदम से पानी का तेज बहाव आया। सिया ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। पानी का तेज बहाव में राघव चेंज कर रहा था, वहीं उसके साथ आया आदमी कपड़े संभाले खड़ा था। पानी की आवाज़ सुनकर दोनों ने उस तरफ नजर घुमाई। तभी सिया की चीख सुनाई दी। राघव, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही राघव ने उस तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। सिया फॉल के ऊपर पत्थर को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। बहाव के कारण वहां ज़्यादा देर तक रुकना सिया के लिए मुश्किल हो रहा था। राघव जैसे तैसे तैर कर सिया तक पहुंचा। वो सिया को पकड़ने ही वाला था कि सिया का हाथ पत्थर से छूट जाता है और वो खाई में गिर जाती है। राघव भी सिया के साथ ही बिना सोचे समझे छलांग लगा देता है। पंडित जी के साथी ने ये सब देखा तो उसने पंडित जी को कॉल कर दिया। पंडित जी ने बिना समय गवाए पहले राघव के घर संजय जी को फ़ोन किया, फिर गुरुजी को कॉल करके सारी बात बताई। गुरुजी ने सारी घटना सुनने के बाद पंडित जी से पूछा, क्या आपने राघव के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था? पंडित जी, जी, आपके कहे अनुसार मैंने सबसे पहले राघव की कलाई पर रक्षा सूत्र ही बांधा था। गुरुजी, ठीक है, फिर आप लोग अपनी तरफ से उन दोनों तक पहुंचने का प्रयास करें, वो दोनों आपको सुरक्षित मिलेंगे। राघव सिया के साथ है, दोनों जीवित और सकुशल ही मिलेंगे, ये हमारी अंतर आत्मा कह रही है। पंडित जी, जी गुरुजी, मैंने संजय जी को घटना की सूचना दे दी है, वो लोग यथासंभव प्रयास करेंगे। गुरुजी, ठीक है। इधर बीच जंगल में नदी का बहाव भी कम था और गहराई भी कम थी। सागर ने सिया को गोद में उठाया और किनारे पर ले आया। वो भी काफी थक गया था लेकिन सिया की हालत देखकर उसने सिया को उल्टा लेटाया और पेट को दबाने लगा। सिया बेहोश थी और पेट को दबाने से उसके मुंह से पानी बारी बारी करके निकलने लगा। लास्ट में सिया खांसी करते हुए होश में आ गई। ये देखकर राघव रिलैक्स हुआ और वहीं सिया की बगल में लेट गया। सिया ने होश में आकर राघव को अपने बगल में लेटा पाया। वो समझ गई कि राघव ने उसकी जान बचाई है। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बगल में लेटे हुए आंख बंद किए उसने राघव को थैंक्स कहा। राघव ने भी वैसे ही आंख बंद किए ही जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही उसी तरह कुछ समय तक लेटे रहे। जब दोनों थोड़ी ठीक महसूस करने लगे तो सिया ने राघव से पूछा, सिया, हम लोग कहाँ हैं और कब तक घर पहुँच जाएंगे? राघव, हम लोग जंगल में हैं और अगर यहाँ के जानवरों को हम पसंद नहीं आए तो कल शाम तक या रात तक हम घर या किसी बस्ती वाले इलाके में पहुंच सकते हैं। सिया घबरा कर, पर मुझे तो भूख लगी है, हमें घर जाना है। राघव झल्ला कर, तो जाओ और वहां पहुंचकर किसी को मेरी हेल्प के लिए भी भेज देना, क्योंकि मैं यहाँ फंस गया हूँ, ना कि आपकी तरह पिकनिक या सफारी के लिए आया हूँ। ये सुनकर सिया चुप हो जाती है। राघव उठकर सिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सिया उठकर, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राघव,
पास में ही तुम्हारे चाचा जी का गेस्ट हाउस है, वहीं रात में पार्टी करेंगे। फिर सुबह मेरे घर वाले वहां आकर हमें ले जाएंगे। सिया चुपचाप राघव के पीछे पीछे हो लेती है। दोनों नंगे पांव थे। जंगल के रास्ते घर चलना दोनों के लिए बहुत तकलीफ भरा था। उस पर सिया की साड़ी कटीली झाड़ियों में फंस जाती थी। पूरे जंगल में सिर्फ राघव और सिया के चलने से पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें ही आ रही थी। एक बार चलते हुए सिया के पैरों में कटीली झाड़ियों की टहनी से कांटा चुभ गया। सिया चीख पड़ी। राघव पलटते हुए, यार ये द्रौपदी की साड़ी संभाली ही नहीं जा सकती तो पहन क्यों लेती हो? जब सिया की तरफ देखता है तो सिया किसी तरह अपने एक पैर को पकड़े पास ही के एक पत्थर पर बैठी कांटे को निकालने की कोशिश कर रही थी। कांटों को हाथ लगाते ही उसके पैर से खून बहने लगा, जो नीचे जमीन पर बूंदों के रूप में गिर रहा था। राघव सिया के पास जमीन पर बैठकर उसके पैर से कांटे निकालने लगता है। सिया की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे, लेकिन राघव डांट ना दे इसलिए आंखें बंद कर लेती है। राघव जब बीच में सिया को देखता है तो आंखों से इतने आंसू, बंद पलके, कांपते होठ। राघव सिया के दर्द से गुलाबी हो रहे चेहरे को नोटिस करता है। इससे पहले उसने सिया को इतने करीब से ना तो पहले देखने की कभी कोशिश की और ना ही उसमें कोई उसने दिलचस्पी दिखाई थी। राघव ने सिया के पैर से कांटा निकालकर सिया के आंचल का किनारा पकड़कर उससे एक टुकड़ा फाड़ लिया। सिया घबराकर, ये क्या कर रहे हैं आप? राघव, तुम्हारे ही पैर को बांध रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा अपना शर्ट फाड़ूंगा मैं? इसके लिए सोचना भी मत। वैसे भी इतनी लंबी चौड़ी साड़ी से शहर की 5 लड़कियां ड्रेस बना ले, तुम अकेली इतना वेस्ट कर रही हो तो इसी का यूज क्यों ना किया जाए? सिया मुंह खोले राघव की बात सुनती जा रही थी। राघव आगे बढ़कर, अब चलो वरना ये जंगली जानवर हमें डिनर बनाकर खा लेंगे। और हाँ, नीचे देख कर चलो वरना ये जो साड़ी तुमने पहनी है उसी साड़ी की पट्टियों में लिपटती घर पहुंच जाओगी। सिया नीचे देखते हुए चलने की कोशिश करती है, लेकिन नए और ताजा घाव की वजह से ठीक से चल नहीं पाती। राघव जब मुड़कर देखता है तो सिया के चेहरे पर शिकन और चाल से उसकी तकलीफ समझ में आ जाती है। राघव सिया के पास आकर साड़ी के आंचल को इकट्ठा कर सिया के कंधे पर रख देता है और किनारे को लपेटकर सिया की कमर में खोस देता है। सिया हैरान होकर देखती है और आंचल से सीने को ढकने लगती है। राघव झल्लाकर, नदी में तो खुद संभाल नहीं रही थी, आंचल पानी में तैर रहा था और तुम उससे लिपटी हुई थी और अब शर्म आ रही है तुम्हें? सिया शर्म से इधर उधर देखने लग जाती है जब तक राघव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिया, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। राघव, चुपचाप पकड़ी रहो, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तुमसे ठीक से खड़े होते हुए भी नहीं बन रहा है, सो प्लीज कीप क्वाइट। सिया राघव की गर्दन में अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लेती है। राघव भी सिया को अपनी गोद में उठाए जंगल से बाहर निकलने की जल्दी में निकल पड़ता है। संजय और निपुण दोनों पुलिस के साथ नदी किनारे आ गए। पंडित जी भी अपने साथियों के साथ वहां खड़े थे। पुलिस ने उन सबसे पूछताछ की। कुछ सिपाही नदी के किनारे वाले इलाके में दोनों को खोजने लगे। वायरलेस से सारे इलाके के पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग टीम को खबर कर दी गई। शाम हो जाने की वजह से आसपास के इलाके में गए सिपाही वापस आ गए। घने जंगल में नीचे खाई में उतरना अभी संभव नहीं था, इसलिए पुलिस की टीम ने वहीं पास के एरिया में पुलिस स्टेशन में ही रुक गए। संजय जी की हालत बहुत खराब थी। निपुण और उसके सेक्रेटरी ने किसी तरह उन्हें संभाला और गुरुजी के आश्रम में ले गए। संजय, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आओ, आयुष्मान भव। संजय पुत्र, तुम व्यर्थ की चिंता ना करो। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि आपके पुत्र और पुत्रवधू दोनों कुशल से हैं, क्योंकि उनके ग्रह और नक्षत्र की गणना से यह स्पष्ट है कि ये क्षण उन दोनों के लिए कष्टदायी है, लेकिन ये क्षण उन दोनों के आपसी संबंध के लिए अनमोल भी है। आप अपनी तरफ से उनकी खोज के लिए भरसक प्रयास करें, वो अवश्य आपको सकुशल मिलेंगे। संजय हाथ जोड़ते हुए, गुरुजी, अब आपके आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवित हूँ, वरना मेरी उम्मीद खोती जा रही है। गुरुजी, ऐसा नहीं कहते, धैर्य रखो और अभी भोजन करके विश्राम करो। कल सुबह फिर आपको उन दोनों की खोज में जाना होगा। ऐसा कहकर गुरुजी बाहर निकल जाते हैं। तभी निपुण उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। गुरुजी निपुण को आशीर्वाद देकर और अपना और संजय जी का ध्यान रखने का कहकर चले जाते हैं।
राघव सिया को एक बहुत बड़े पत्थर पर बिठा देता है। अंधेरा हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात होने की वजह से रोशनी थी। ये जंगल का मैदानी और ऊंचा भाग था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ से घिरा झरना और आसपास के हिस्सों में छोटे छोटे जंगली खुशबूदार फूलों से लदे पौधे। इसकी दूसरी तरफ किनारे से खाई के समान नीचे होने की वजह से यहाँ से जंगल का बाकी हिस्सा देखे जा सकते थे। राघव ने सिया को जिस पत्थर पर बिठाया था उस पर झरने के पानी की फुहारें सिया के नीचे खड़े राघव पर भी पानी की फुहारें पड़ रही थी। वो पत्थर अंदर की तरफ से एक छोटी सी केव के समान सेप में था। राघव सिया को छोड़कर झरने में मुंह हाथ धोकर पानी पीने लगता है। सिया को भी प्यास लगी थी। वो भी पत्थर के ऊपर से ही खिसकती हुई दूसरी तरफ से जाकर राघव से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है और वो भी झरने के ठंडे पानी में मुंह धोकर पानी पीने लगती है। राघव, तुम क्यों आई? घाव में पानी चला जाएगा, तुम चलो उधर। सिया, राघव प्लीज, अब इतना नहीं दर्द कर रहा है, इसलिए मुझे चलने दीजिए। राघव, ओके ठीक है। सिया वहीं पास में बैठ जाती है। क्या हुआ? वह नदी में नहाकर मन नहीं भरा जो अब झरने में भीग रही हो? सिया, राघव हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। राघव, हाँ मुझे भी, देखता हूँ आसपास कुछ मिल जाए। सिया, नहीं नहीं, इस समय कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं पानी पीकर रह लूंगी। आप कहीं मत जाओ, एक तो रात, ऊपर से ये घना जंगल। राघव को सिया का मुरझाया चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए खाने की तलाश में वो जाने के लिए पत्थरों के नीचे उतरने लगा। अचानक उसका पैर गीले पत्थरों पर काई की वजह से फिसल कर सिया पर गिर गया। गिरते समय राघव ने सिया के सिर के नीचे हाथ रख दिया, जिससे सिया को चोट न लग सके। सिया बिना कुछ समझे राघव को घूरती रही। राघव की नज़र भी सिया पर ठहर गई। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहे। उसके बाद राघव को रात की घटना याद आ गई। राघव सीधा होकर वहीं बैठ गया। सिया भी ठीक से बैठ गई। राघव को अब सिया का साथ अच्छा लगने लगा। वह सिया के साथ ये पल बिताना चाहता था। इधर मौसम भी बहुत प्यारा था। चांदनी रात, सुनसान जंगल में झरने की हल्की हल्की फुहारों से दोनों भीग रहे थे। हवाएं चल रही थी, जिसमें जंगल में खिले फूलों की खुशबू मन को हल्का कर रही थी और मन को महका रही थी। सिया से राघव ने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। सिया को भी राघव से बातें करते समय डर कम होते हुए भी महसूस हो रहा था। बातों ही बातों में राघव ने सिया से साये के बारे में पूछा। सिया ने बताया कि ये सब शादी के बाद शुरू हुआ और रक्षा कवच बांधने के बाद से नहीं दिखा है, ना ही कोई अनहोनी घटना हुई है। राघव ने भी उसे अपने साथ एक रात पहले होने वाली घटना और सिया के रूप में साये का देखना सब बताया। सिया अभी भी अवाक थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद सिया राघव के कंधे पर सिर रखे सो गई। राघव ने जब सिया की तरफ देखा तो वो उसके चेहरे को निहारता ही रह गया। फिर सिया को संभाल कर उठाया और केव जैसी बनी पत्थर पर सुला दिया। राघव भी उसके बगल में ही लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आकाश में तारों को देख रहा था और जंगली जानवरों से पहरेदारी का तरीका भी सोच रहा था। तभी सिया का सिर उसे कंधे पर और हाथ पेट पर महसूस हुआ। सिया को अपने करीब देखकर राघव उसकी भोली सूरत में खो जाता है। वह उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखता है। झरने के पानी को छूकर आने वाली ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई थी। पानी में इतनी देर तक भीगे रहने की वजह से सिया को ठंड लग रही थी। धीरे धीरे सिया राघव की बाहों में सिकुड़ने लगी। राघव भी सिया को बाहों में लिपटा कर सो जाता है। आधी रात से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद राघव को भी ठंड का एहसास होने लगा। राघव भी सिया को कस के पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। सिया का आंचल उसके सीने से हटा हुआ था, जिसमें राघव ने सिया को लपेट कर सुला दिया और पतली सी साड़ी का आंचल भी उस समय चादर की तरह उन्हें महसूस हो रहा था। सुबह जब चिड़ियाओं की चहचहाट से सिया की नींद खुलती है तो राघव को अपने से लिपटा देख सिया चौंक जाती है। उसे राघव ने इस तरह से जकड़ा था जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। सिया का पूरा बदन दर्द कर रहा था, सिर भी भारी लग रहा था और काफी देर तक इसी तरह पत्थर पर सोने की वजह से शरीर भी अकड़ जाता है। सिया जोर से दोनों हाथों को फैलाकर अपने सारे शरीर को सीधा करने लगती है, जिससे राघव की नींद खुल जाती है। राघव सिया को अपनी बाहों में अंगड़ाई लेता देख उसे अपनी बाहों से आजाद कर उठ जाता है और पत्थर से उतरकर झरने के पानी में हाथ मुंह धोने चला जाता है। वहीं सिया को शरारत सूझती है। वो राघव के पीछे खड़ी होकर अपने गर्दन को नीचे करके
बालों से चेहरे को ढक लेती है और राघव के बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाती है। राघव को अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, सिया का ऐसा रूप देखकर वो डर गया। सिया ने अपना हुलिया ठीक किया और राघव को चिढ़ाकर पीछे हट गई। राघव ने जब सिया को चिढ़ाते देखा तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सिया भी वहीं इधर उधर करते हुए भागने लगी। सिया कुछ ही दूर भागी कि राघव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सिया के पैर के नीचे एक पत्थर आया जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। सिया ने गिरते हुए राघव के हाथ को और जोर से पकड़ लिया। राघव भी अचानक से पकड़े जाने पर खुद को संभाल नहीं पाया और सिया के ऊपर गिर गया। सिया जमीन पर और उसके ऊपर राघव, दोनों की नजरें एक दूसरे से पूरी तरह उलझी हुई थी। सिया की नज़दीकी से राघव खोने लगा था। पानी में सिया का राघव से चिपकना, राघव का सिया के पैर से कांटा निकालते वक्त सिया के चेहरे पर दर्द, सिया को गोद में उठाना, रात भर सिया को बाहों में लेकर सोना, सिया का अंगड़ाई लेकर सोना, राघव की आंखों के सामने घूम रहा था। उसने नीचे झुककर सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही राघव को समझ में आ गया कि राघव सिया की मर्जी जाने बिना किस करना गलत है। राघव जल्दी से सिया के ऊपर से उठ जाता है और खड़े होकर इधर उधर देखता है। सिया का रिएक्शन देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जल्दी करो, अगर आज रात इस जंगल में अकेले स्टे करने का इरादा नहीं हो तो, क्योंकि मैं तो चला, मुझे बहुत जल्दी है यहाँ से निकलने की। वैसे भी तुम्हारा मायका है, जितने दिन चाहो रहना रह सकती हो, आराम से रहो। सिया पहले तो राघव की हरकत पर शर्मा जाती है, लेकिन बाद में राघव की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है। सिया, कुछ दिन ससुराल में आप भी गुजार लो, आप क्यों भाग रहे हो? राघव, एक को झेल नहीं पा रहा, यहाँ तो पूरा गांव है। राघव के इस मजाक पर सिया चिढ़ जाती है और मुंह फुलाकर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। राघव समझता है कि सिया उसके पीछे पीछे आ रही है। राघव ने पीछे मुड़कर जब सिया को नहीं देखा तो वो चिढ़कर आगे बढ़ गया। फिर उसे सिया के लिए चिंता सताने लगी। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस आया तो सिया बेहोश पड़ी थी। राघव बेहोश सिया को उठाने की कोशिश करता है और पानी लाकर उसके चेहरे पर डालता है। सिया होश में आ जाती है। राघव, क्या हुआ? क्या बात है? ये सारा जंगल मेरी गोद में ही चढ़कर घूमने का इरादा है क्या? जरा मिसेज राजपूत, अपने पैरों का भी इस्तेमाल कीजिए। मेरे हाथ और पैर दोनों अत्याचार सह सहकर बगावत पर उतर चुके हैं। सिया राघव को गुस्से भरी नज़र से देखती है और खड़ी होकर आगे की ओर चल पड़ती है। राघव भी सिया के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद सिया राघव से पूछती है, हमें जाना किस तरफ है? राघव, वो देखो, उस तरफ वो सड़क दिख रही है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाकर हम आगे सड़क, या हो सकता है कि किसी बस्ती में मिल सकती है। चलिए। राघव और सिया आगे बढ़ते हैं। भूखे प्यासे होने के बावजूद जल्दी घर पहुंचने की चाह में लगातार चल रही थी। रास्ते में जिस भी पेड़ पर उन्हें फल मिलता वो दोनों तोड़कर मिल बांटकर खा लेते। सिया को राघव सहारा देकर चल रहा था। राघव की नज़दीकी सिया को अच्छी लगने लगी थी। वहीं सिया की बातें सुनना राघव को भी बहुत भाह रहा था। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के साथ ये मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। साथ ही दोनों को एक दूसरे की परवाह भी हो रही थी। जैसे तैसे दोनों एक सड़क पर पहुंचे। दिन चढ़ गया था। सुनसान सड़क पर किस तरफ चला जाए दोनों सोचने लगे। वो लोग कुछ देर के बाद थक कर किनारे एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गए। कुछ समय बाद वहां से एक कार गुजरी। राघव ने उसको रोककर उन्हें कहाँ जाना है वहां का एड्रेस बताया। कार में एक कपल और उनका 4 साल का एक बेटा था। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वो लोग भी उधर ही जा रहे थे, इसलिए राघव और सिया के कहने पर उन्हें लिफ्ट मिल गई। कार में बैठकर राघव ने पंडित जी को कॉल किया। वहीं संजय जी ने फ़ोन छीनकर राघव से बात की और सिया के बारे में पूछा। दोनों के बारे में जानने के बाद उन्होंने सारी जानकारी ली और कॉल पास में खड़े पुलिस इंस्पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने गाड़ी के मालिक से बात कर लोकेशन सेंड करने के लिए कहा और उन दोनों को सकुशल एक होटल के एड्रेस पर छोड़ने के लिए कहा। अब उन कपल्स को भी सिया और राघव पर पूरी तरह से विश्वास हो गया और ड्राइवर को होटल का नाम बता दिया। इधर संजय जी और निपुण ने घर पर किसी को भी सिया और राघव की मिसिंग की खबर नहीं दी थी। बस इतना कहा था कि पंडित जी ने और भी पूजा बताई है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन और वहां रुकना पड़ेगा। इधर 5-6 घंटे का सफ़र सिया और राघव को तय करना था। सिया कमजोरी की वजह से पीछे सीट से सिर टेक कर सो गई। राघव ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठा था। उसने राजेश, जो कि गाड़ी का मालिक था, उससे कुछ स्नैक्स सिया के लिए खरीदने के लिए कहा। राजेश की पत्नी सीमा,
जो कि सिया के पास ही बैठी थी। उसने अपने पास से कुछ चिप्स के पैकेट और बिस्किट सिया और राघव और अपने बेटे अनमोल को दिए। साथ ही एक पानी की बोतल भी दी। स्नैक्स खाने के बाद उन दोनों की 2 दिन की भूख में कुछ राहत मिली। उसके बाद सबने रास्ते में ही एक होटल में रुककर खाना खाया। 2 दिन के बाद खाना मिलने से दोनों कार में बैठते ही सो गए। इसके बाद उनकी नींद होटल पर गाड़ी रुकने के बाद ही खुली। वहां सबने राजेश और सीमा को थैंक्स कहा। संजय और राघव के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ने भी राजेश का शुक्रिया अदा किया और उन दोनों को खुशी खुशी विदा किया। सिया जब कार में सोई थी तो सिया का हाथ सीमा के और उनके बीच में रखे हैंडबैग पर चला गया। उसके हैंडबैग पर मेटल के डिज़ाइन बने हुए थे, जिसमें सिया के हाथ पर बंधा रक्षा सूत्र फंस गया। पानी में भीगे और बार बार जंगल की कटीली झाड़ियों में उलझने पर धागे के टूटने की वजह से पहले ही वो कमजोर हो गया था। सिया ने नींद में ही जब हाथ को खींचा तो वो रक्षा सूत्र टूटकर गाड़ी की सीट के नीचे गिर गया। सिया का ध्यान होटल में भी अपनी कलाई पर जरा भी नहीं गया। कमजोरी और थकान की वजह से दोनों अपने रूम में जाकर सो गए। संजय जी भी सेक्रेटरी को आराम करने का कहकर खुद भी सोने चले गए। निपुण वापस चला गया क्योंकि बिजनेस संभालने वाला दोनों ही यहीं थे और घर वालों को भी पता ना चले और सब नॉर्मल है ये शो करने के लिए ये जरूरी था, नहीं तो सभी सच जानकर घबरा जाते। सिया और राघव दोनों जल्दी सो गए। सिया की आंखें आधी रात के बाद खुल गई। सिया वॉशरूम जाने के लिए उठी। जैसे सिया बेड के नीचे आई, उसे रूम के कोने में एक साया नजर आया जो परछाई की तरह थी। इतने दिनों बाद सिया को आज फिर वही डर का एहसास हुआ। सिया राघव को जगाने के लिए बेड पर वापस जाने लगी। इतने में वो साया सिया और बेड के बीच में उसी खून से सने चेहरे के साथ आ गया। सिया डर से पीछे गिर गई। इतने में जो साया सिया के करीब आकर उसके चेहरे पर झुका, खून की बूंद उसकी नाक में भरने लगी। सिया ने डर से आंखें बंद कर ली और पीछे की ओर खिसकने लगी। उसके एक साइड में टेबल था जिस पर रखे वॉश को उसने साए पर फेंका। वो वॉश बेसिन हवा में ही लहरा रहा था और वो साया अजीब तरह से हंस रहा था। सिया जोर से राघव को आवाज देने लगी। इतने में सिया ने महसूस किया कि वो छत की ओर बढ़ रही है। सिया चीख पड़ी। राघव की नींद भी खुल गई। अपने सामने का नजारा देखकर राघव चौंक गया। सिया हवा में लटक रही थी। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नीचे कोने में जा गिरी। सिया दर्द से कहरा उठी। राघव सिया को उठाने के लिए बेड से उस ओर बढ़ा, लेकिन बीच में ही रूम के सारे सामान इधर उधर हवा में उड़ने लगे और कोई बड़ा बवंडर आ गया हो ऐसा लग रहा था। राघव ने फिर से आगे कदम बढ़ाया। उसके आगे बढ़ते ही वो सामान जहां था वहीं वापस अपनी जगह पर आ गया। राघव ने और सिया दोनों ने ये देखा। कुछ समय के बाद दोनों शॉक्ड रह गए, लेकिन राघव को अपने हाथ में बंधा रक्षा सूत्र याद आया। वो समझ गया कि इसी वजह से वो आत्मा राघव को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। राघव लपक कर सिया के पास जाकर उसे थामता है। सिया को खड़े होने के लिए कहता है। सिया राघव के सहारे किसी तरह खड़ी होती है, लेकिन कहरा उठती है। राघव ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के लिए उठने लगा। तभी सिया राघव की बाजू को अपने हाथों से लपेट लेती है। सिया, प्लीज राघव, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राघव सिया को देखता है। वो पत्ते की तरह कांप रही थी। पसीने से सिया का सारा बदन भीग रहा था। राघव सिया को बाहों में भरकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है। पास पड़े पानी की बोतल सिया को पीने के लिए देता है। सिया पानी पीने के बाद फिर राघव को पकड़कर लेट जाती है। राघव उसके बालों में हाथ फेरता है। कुछ देर बाद राघव सिया से सारी घटना के बारे में पूछता है। सिया उसे बताती है कि उसे वॉशरूम जाना था। राघव सिया को पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। सिया किसी तरह वॉशरूम से आती है। राघव उसे पकड़कर वापस बेड पर सुलाता है और साइड के टेबल की ड्रॉअर में से फर्स्ट एड तलाशता है। ऊपर का ड्रॉअर खाली था, जो जरूरी सामान रखने के लिए खाली रखा गया था। निचले ड्रॉअर में ऑइंटमेंट, स्प्रे और कुछ फर्स्ट एड जेल, एंटीसेप्टिक जेल और क्रीम पड़े थे। राघव ने एक स्प्रे निकाला और सिया की कमर पर उसे स्प्रे करने के लिए सिया की टी शर्ट ऊपर करने लगा। सिया ने झट से राघव की कलाई पकड़ ली। राघव ने उसे ऑइंटमेंट लगाने के लिए कहा, जो कि सिया ने करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फिर उसने खुद से टी शर्ट ऊपर करके स्प्रे करने के लिए कहा। राघव ऑइंटमेंट स्प्रे करके सिया के बगल में लेट गया। सिया भी राघव से बच्चों की तरह लिपट कर सो गई। सुबह दोनों चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन असली खतरों से तो अब उनका सामना होना था। सिया और राघव जब सब सुबह उठे तो सब कुछ नॉर्मल था।
संजय जी ने फ़ोन करके उन दोनों को जल्दी तैयार होने के लिए कहा क्योंकि गुरुजी ने उन दोनों को आश्रम बुलाया था। राघव भी कल रात की घटना से काफ़ी परेशान था। वह भी गुरुजी से मिलकर इस परेशानी से निकलने का रास्ता पूछना चाहता था। दोनों तैयार होकर बाहर रिसेप्शन से पहले बड़े हॉल में पहुंचे। राघव संजय जी को कॉल कर रहा था और सिया डरी सहमी राघव के पास उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। तभी बात करते समय सिया की साइड में लगे एक बड़े से एलईडी पर राघव की नज़र गई। वो ऐसे हिल रहा था जिससे किसी का ध्यान नहीं पड़ता। सिया ने राघव की ओर देखा। वो एलईडी बिल्कुल सिया के ऊपर ही गिरता। राघव ने जल्दी से सिया को खींचकर वहां से दूर भगाया। उन दोनों के हटते ही वह एलईडी धड़ाम से वहां गिरा। सिया ने उस ओर देखा। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही राघव उसे होटल के गेट से निकाल कर जल्दी से पार्किंग में ले आया। कार में बैठकर वह सिया को लेकर होटल के बाहर निकला। सिया घबराई हुई कभी राघव को तो कभी पीछे होटल की तरफ पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। सिया, राघव, पापा नहीं आए हमारे साथ, हम उन्हें छोड़कर आ गए। राघव, उनका गुरुजी के पास जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं पहुंची तो फिर कहीं आने जाने के लिए बचोगी ही नहीं। सिया चौंक कर, क्या मतलब है आपका? राघव सिया की स्टूपिड सवाल पर खिंचकर, सीरियसली, तो कल रात उस भूत के साथ रोमांस करना इतना पसंद आया तुम्हें? सिया, राघव, क्यों मेरी जान निकालने में लगे हो? और ये क्या रोमांस वोमांस लगा रखा है? मेरी जान पर बनाई थी और तुम मजाक कर रहे हो। कम से कम समय और हालात देखकर मजाक किया करो। राघव, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हालात और समय देखकर सवाल किया करो। सिया, मैं आपकी जैसी समझदार नहीं हूँ। राघव, हाँ, तुम जैसे लोगों के सिर पर जब एलईडी गिरता और आखिरी सांस ले रही होती तब समझ आता। सिया कुछ देर तक सोचती है, फिर दोनों हाथ से सिर को पकड़कर, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये सब मुझ पर उसका हमला था। राघव कार को स्पीड में मोड़कर जल्दी से ब्रेक लगाता है। राघव, था नहीं है। राघव और सिया दोनों सामने देखते हैं। गाड़ी आबादी से दूर सुनसान इलाके में खड़ी थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उन्हीं में से एक बड़ा सा पेड़ उसी वक्त कार के सामने अचानक से गिर गया जब कार वहां से गुजर रही थी। अगर समय रहते राघव ने कार को ना मोड़ा होता तो आज कार पेड़ के नीचे होती और दोनों गंभीर रूप से घायल। लेकिन राघव ने समय रहते दोनों की जान बचा ली। सिया घबरा कर, अब क्या करेंगे राघव? राघव, रोमांस। सिया गुस्से में, क्या कहा? राघव, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उस भूत के साथ रोमांस करने से तो मेरे साथ ही थोड़ा प्यार और रोमांस कर लो। सिया उदास होकर सामने देखने लगती है। राघव, ठीक से बैठो, अब हम दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं जो कहीं कहीं कच्चा और कहीं बहुत ही जर्जर है। पहले ये सड़क बनने से पहले सब उधर से ही जाया करते थे। सिया ठीक से बैठ जाती है। सिया मन में, हर वक्त तो घर से बाहर रोड नापते रहते हैं, इन्हें तो वो रास्ता भी पता होगा जहाँ से सिर्फ जंगली जानवरों का ही आना जाना होता होगा। कोई रास्ता नहीं होगा, फिर भी बना लेंगे। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे राघव की अभी थोड़ी देर पहले रोमांस वाली बात याद आई। सिया अपने मन में ही, पहली ही रात कहा कि इन्हें किसी रिश्ते में बांधना नहीं है, मैं कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूं, और अभी कह रहे हैं कि भूत के बजाय उनके साथ रोमांस करूं। अजीब इंसान है ये भी, किसी की फीलिंग्स के साथ खेल कर उन्हें तकलीफ नहीं होती। राघव ने कार को दूसरे रास्ते पर दौड़ा दिया। ये रास्ता बहुत पहले बने सड़क का था जिसे टूटने के बाद फिर कभी बनाया ही नहीं गया। बरसात के दिनों में इस पर बैलगाड़ी का चलना मुश्किल होगा, इसलिए अभी के लिए राघव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों शांत थे, लेकिन दोनों के मन में तूफान मचा था कि आगे न जाने खतरा किस रूप में खड़ा हो। वैसे तो राघव ने सोच रखा था कि हर हाल में सिया को इस आत्मा से पीछा छुड़ा कर रहेगा, लेकिन क्यों सिया के लिए इतना खतरा वो उठा रहा था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसके मन में सिया के प्रति इंसानियत के रिश्ते तक ही सीमित था, लेकिन सिया को अपने चाचा जी के अलावा आज तक किसी से भी अपनापन या प्यार नहीं मिला। सिया ने सोचा कि शादी के बाद उसका अपना घर, अपना पति और ससुराल के रूप में अपना परिवार मिलेगा, लेकिन राघव ने उसकी ये उम्मीद पहली रात को ही तोड़ दी थी। जब तक ससुराल वालों से घुलती, उसके सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करती, उसके साथ समय बिताती, वो इस आत्मा रूपी परेशानी में फंस गई।
सिया अपनी किस्मत को कोसने लगी, जिसे शादी के बाद भी पति और ससुराल का प्यार नहीं मिला। सिया राघव के करीब ना चाहकर भी जा रही थी। वो अपने मन को कितना भी समझा ले, लेकिन राघव का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। इसलिए राघव की शरारत भरी बातें उसे उदास कर जाती। जंगल के बीच में आधे से ज्यादा रास्ता पार करने के बाद राघव की गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। राघव कार से उतरकर कार के बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे कहीं खराबी नहीं मालूम पड़ी। कार में बैठी सिया खिड़की से ही बाहर देख रही थी। तभी पीछे से खून से सने दो हाथ सिया के पीछे कंधों से आए और सिया का गला दबाने लगे। सिया चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन से आवाज नहीं निकल रही थी। सिया की गर्दन पर साये की पकड़ कसती जा रही थी। सिया की सांस रुकने ही वाली थी कि राघव ने सिया की तरफ का दरवाजा खोला। सिया के गले पकड़े देख राघव ने सिया को कार से बाहर निकाला। सिया राघव की बाहों में ही बेहोश हो गई। राघव ने सिया के गाल को थपथपाया। सिया के गले पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखकर राघव समझ गया कि आत्मा ने सिया पर हमला किया है। राघव ने सिया को वापस कार की सीट पर बिठाया और पानी की बोतल से पानी निकालकर सिया के चेहरे पर छींटे मारे। सिया जब होश में आई तो राघव ने पानी का बोतल सिया के होठों से लगा दिया। सिया धीरे धीरे पानी पीने लगी। उसे पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी। राघव वापस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खिड़की की कांच खोलकर उसने किसी को मदद के लिए कॉल करना चाहा। ये मोबाइल रात में संजय जी के असिस्टेंट ने लाकर राघव को दिया था, जो राघव ने नहाते समय पंडित जी के पास अपने सामान के साथ रख दिया था। उसी तरह सिया का मोबाइल भी उसके पास आ गया। राघव के फ़ोन में जब नेटवर्क नहीं मिला तो उसने सिया का फ़ोन लेकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। राघव परेशान था। सिया अभी इतनी दूर चलने की हालत में नहीं थी कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा था। दोनों का गुरुजी के पास जाना, जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आखिर में राघव ने सिया को बाहर निकाला, जरूरी सामान बैग में लेकर उसे पीठ पर टांग लिया और कार को लॉक करके सिया को गोद में उठा लिया। राघव, हे भगवान, हर बार इसे गोद में ही क्यों उठाना पड़ता है। राघव किसी हेल्प की तलाश में नज़रों को चारों तरफ घुमाते हुए सिया को गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो इतना जान गया था कि आत्मा उसे, जब तक सिया उसकी गोद में है, सिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिया राघव के सीने पर टिकी हुई थी। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को राघव की गोद में पाया। सिया, राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए हमें अपनी गोद से। राघव चिढ़कर, नहीं मैडम, आपको गोद में उठाने के लिए मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, तभी आपको नीचे उतारूंगा, ठीक है ना? सिया, उतारो, जब देखो तब गोद में उठाने का बहाना चाहिए। राघव गुस्से से भड़क उठा। उसने सिया को गुस्से से वहीं नीचे गिरा दिया और आगे बढ़ गया। सिया कहरा उठी। सिया संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे की तरफ किसी ने उसे खींच लिया। सिया जोर से चिल्लाई, राघव। राघव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सिया पीछे की तरफ किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर दूर जाती देख वो सिया के पीछे भागा। सिया चीख रही थी और दर्द से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राघव के लिए सिया की हालत असहनीय हो रही थी। वह सिया के करीब पहुंचता उससे पहले ही वो शक्ति सिया को राघव से दूर खींचती हुई ले गई। राघव ने हार नहीं मानी। वो फिर भागा, जिससे आत्मा बुरी तरह राघव से चिढ़ गई। वो अब साये के समान राघव के सामने आया। उसने राघव पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो राघव को छू नहीं पा रहा था। सिया एक तरफ पड़ी ये भयानक मंजर देख रही थी। साये ने बहुत कोशिश की, लेकिन राघव पर किया हर वार खाली था। वो हर तरफ से राघव पर वार करने की कोशिश करने लगा। इतने में वो साया अपने वही डरावने रूप में सामने आया, जिस रूप में वह सिया को डराता था। किसी भयानक एक्सीडेंट से पूरी तरह बिगड़ा चेहरा, खून से लथपथ और भयानक हंसी हंसता चेहरा। राघव वो चेहरा देख सहम गया। जब वो राघव को खुद से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उस साये ने एक बहुत बड़े पेड़ को उस तरफ फेंका। राघव बस उस साये के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू टपकने लगे। राघव को आसपास का जरा भी होश नहीं था। वो खोया था। तभी सिया ने उसे एक और धक्का दिया और खुद भी उसके साथ ही साइड में राघव के पास जा गिरी।
उस साये ने जब उन दोनों को किए गए वार से बचते देखा तो तिलमिलाकर वो और ज़्यादा आक्रमणकारी हो गया। इससे पहले वो कुछ करता, एक ब्राह्मण ने आकर उस पर मंत्र पढ़कर हवन की भस्म डाली, जिससे वो आत्मा धुएं की तरह वहां से हवा हो गई। ब्राह्मण: चलिए जल्दी कीजिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जल्दी से आप लोग उस वाहन में बैठिए। राघव उठते हुए: लेकिन आप हैं कौन और आपने हमें... राघव की बात पूरी होने से पहले उस ब्राह्मण ने उसे बीच में ही टोका: आप प्रश्न बाद में कीजिएगा, पहले आप लोग वाहन में बैठिए। हमें जल्द से जल्द गुरुजी के आश्रम पहुंचना है। हम गुरुजी के शिष्य हैं और उन्होंने ही हमें आपको आश्रम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम पर विश्वास करने के अतिरिक्त अभी आपके पास और कोई मार्ग नहीं है, अतः विलंब ना करें। सिया और राघव के पास सही में इस समय उस अजनबी पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों लगभग दौड़ते हुए ब्राह्मण के पीछे पीछे उस कार में बैठ जाते हैं। दोनों पीछे की सीट पर और ब्राह्मण आगे ड्राइवर के बगल में सीट पर बैठा था। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। सिया और राघव दोनों अजीब परिस्थिति में थे। वो बहुत डरे हुए थे और घबराए हुए भी। तभी राघव का फोन रिंग हुआ। सिया और राघव दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक गए। ब्राह्मण उनकी स्थिति समझते हुए बोला: उठा लीजिए, ये उस आत्मा का फैलाया मायाजाल था। अन्यथा ये क्षेत्र जंगल से आच्छादित है, किंतु यहाँ उन सब उपकरणों का उपयोग होता है। यहाँ समीप और आसपास ही बहुत से गांव बसे हैं। बस पक्के मार्ग बनने और ये मार्ग सुनसान जंगल में होने के कारण इसका उपयोग यहाँ के रहवासी अब नाम मात्र ही करते हैं। राघव ने अननोन नंबर देखा। पहली बार फोन रिसीव ना होने पर फोन फिर से बज उठा। उठा लीजिए, संभवतः हमारे गुरुजी ने ही आपसे वार्तालाप करने हेतु इस उपकरण का उपयोग किया है। राघव: क्या कह रहे हैं आप? जरा इजी लैंग्वेज में बोलिए। सिया चिढ़कर: अरे गुरुजी ने कॉल किया है, आप जल्दी से रिसीव करो। राघव कॉल रिसीव करता है। उधर से गुरुजी राघव को सिया का ध्यान रखने का कहते हैं और ये भी कहते हैं कि सूरज नाम के शिष्य को उन्होंने उन दोनों को सुरक्षित लाने के लिए कहा है। राघव: हम अभी उनके साथ उनके ही कार में हैं। अब तो हम सुरक्षित हैं ना गुरुजी? गुरुजी चिंतित स्वर में: नहीं राघव, जब तक उस आत्मा से छुटकारा ना मिल जाए तब तक तुम दोनों तो क्या, राजपूत परिवार और बहू के मायके का परिवार भी असुरक्षित है। हमें उसके इरादे जानने होंगे। राघव: गुरुजी, आपने पापा को ये सब बताया? गुरुजी: हाँ बताया, और सभी को रक्षा सूत्र भी बांधने के लिए भिजवा दिया है। बहू के परिवार वालों के लिए भी भिजवा दिया है। उन सबको भी आपके पिताजी ने सूचित कर दिया होगा। आप पहले सकुशल आइए, फिर हम बात करेंगे। राघव: जी। फोन कट करने के बाद राघव सिया को गुरुजी द्वारा बताई गई बात बताता है। दोनों सकुशल वहां पहुंचने की सोचने लगते हैं। कार जल्दी ही आश्रम पहुंच जाती है। दोनों सूरज के साथ गुरुजी के कक्ष में पहुंचते हैं। वहां दो और शिष्य गुरुजी के कक्ष में थे। गुरुजी ने दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठ गए। गुरुजी: यह ग्रह दशा नहीं बल्कि प्रेत बाधा है, लेकिन ये आत्माएं किसी के पीछे यूं नहीं पड़ती। इनकी भी अलग दुनिया होती है। अतृप्त या अकाल मौत से तड़पती आत्मा जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो इसी लोक में प्रेत के रूप में भटकती रहती हैं। किसी भी जीवित इंसान के साथ वो यूं ही बिना कारण संपर्क में नहीं आते। या तो ये जीवित व्यक्ति उनकी दुनिया में जाकर उन्हें बाधित करते हैं, या आत्माएं इस दुनिया में आकर किसी जीवित व्यक्ति से अपना कोई कार्य करवाने या फिर प्रतिशोध पूरा करने के लिए आते हैं। जिस तरह बहू के पीछे ये आत्मा पड़ी है, इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये आत्मा है कौन। वो आत्मा सिर्फ बहू के सामने आई है। बहू, आपने उस आत्मा को देखा है? क्या आप बता सकती हैं कि वो आत्मा कौन है? सभी वहां यहाँ तक कि राघव भी सिया की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगते हैं। सिया असमंजस की स्थिति में: क्या बताऊं मैं गुरुदेव, मुझे तो उसका सही चेहरा आज तक नहीं दिखाई दिया। जब भी वो सही हालत में रहता है उसका बैक ही देख पाती हूँ, और जब भी वो सामने आया उसका चेहरा बहुत ही डरावना और बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है, लेकिन मैंने कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं देखा और ना ही किसी शख्स को जानती हूँ। तो मैं कैसे बताऊं कि ये कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है? गुरुजी: ये तो विकट समस्या है।
अब किस तरह पता लगाया जाए कि वो आत्मा आखिर है कौन? सिया: राघव, आपके सामने भी तो आज वो साया आया था। आप ही बताइए, क्या उसके उस भयानक बिगड़े चेहरे से उसे पहचाना जा सकता है? राघव: हाँ, मैं उसे पहचानता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सिया और बाकी सब उसे आश्चर्य से देखते हैं। सिया राघव की ओर हैरानी से देखकर: क्या आप उसे पहचानते हैं? कौन है वो और क्यों पीछे पड़ा है मेरे? आखिर क्या रिश्ता है उसका मुझसे? क्यों परेशान कर रहा है वो मुझे? क्यों मारना चाहता है वो मुझे? और अगर मारना ही चाहता है तो इस तरह क्यों तंग कर रहा है वो मुझे? बताइए, आपने अब तक क्यों नहीं बताया कि कौन है वो? कैसे 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 पहचानते हैं आप उसे? गुरुजी: सूरज और बाकी दो शिष्य भी राघव की ओर उसका जवाब सुनने के लिए उसे उत्सुकता से देखने लगते हैं। गुरुजी: बताओ बेटा, कैसे जानते हो उसे? अब तक राघव की आंखें नम हो गई थी, लेकिन अब राघव टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथों को आगे करके राघव रोंदे गले से कहता है: राघव, पहचानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि इन्हीं हाथों से जलाकर आया हूँ उसे, खुद उसे छोड़कर आया हूँ शमशान। मेरे अलावा उसका वो चेहरा कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसे जानने वालों, उसके चहेतों और परिवार वालों में एक मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसने उसका चेहरा देखा है, और कोई नहीं, सिर्फ मैं ही वो बदनसीब हूँ, सिर्फ मैं ही। राघव फूट फूट कर रो रहा था। वही बाकी सब उसकी ओर हैरान होकर देख रहे थे। सिया पहले तो राघव की बात सुनकर शॉक्ड हुई, वहीं राघव का रोना देखकर वो परेशान थी। उसने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी ने आंखों से सिया को कुछ ना करने के लिए कहा। जब राघव का मन हल्का हुआ तो उसने कहना शुरू किया: मैं और मेरा नाम दोनों अधूरे हो गए हैं उसके बिना। कुछ लोग हमारी दोस्ती देखकर जलते थे, लेकिन सबके लिए हमारी दोस्ती मिसाल थी। मेरे सारे दोस्त बस नाम भर के थे, लेकिन वो मेरी जान था, और उसकी जान भी मुझ में बसती थी। लेकिन अपने साथ साथ वो मुझे भी मार गया। जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ मैं उसके बिना। खुद को ख़त्म करना चाह रहा था, मर जाना चाहता था, लेकिन सिया की हालत ख़राब होने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर अफ़सोस हो रहा था, लेकिन मुझे भी अपने आस-पास किसी के होने का एहसास होने लगा था। लगने लगा था कि मेरा दोस्त मेरे पास है और मुझसे मिलने आया है। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे घर का हर एक वो जगह, हर एक चीज़ में मुझे उसका एहसास हो रहा था। मैंने इन सबको अपना वहम समझकर और आरू की याद समझकर मैं इन सब बातों को अवॉइड करने लगा। मेरी चीज़ों को वो अपने हिसाब से अरेंज करता था। मैं यूज़ के बाद पेन वहीं रख देता था। आरू उसे कवर कर स्टैंड में ना रख कर वहीं फाइल के पास रख देता था। वो अब भी मेरे पेन को कवर करके फाइल के पास ही रखता है। जब भी शाम को उसके ऑफिस से बाहर हम मिलते, दोनों पास के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी ज़रूर पीते। कुछ दिन पहले ना चाहकर भी मेरा मन उस रेस्टोरेंट में जाने का हुआ। मन बहुत बेचैन हो गया। मुझे लगा जैसे आरू वहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं हमारी होने वाले टेबल पर गया। वेटर ने पहले की तरह ही बिना पूछे 2 कप कॉफ़ी रख दी। मैंने 1 कप मना कर दी और उसे रीज़न बताया। वो बहुत दुखी हुआ। जब वो आरू का कप उठाकर ले जाने लगा तो मैंने ही मना कर दिया। सब उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, और वो इस तरह दर्द भरी मुस्कान लेकर कह रहा था, जैसे वो आरू के सामने उसे अकेले छोड़कर चले जाने की शिकायत कर रहा हो। सिया उत्सुकता से: फिर फिर क्या हुआ? राघव ने पहले सिया को देखा, फिर गुरुजी की ओर देखा। हाँ, वो दिखा मुझे। मैं बस उसकी खाली चेयर देख रहा था। मैं आरू को याद करने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें बंद करने से कुछ समय बाद ही एक जोर से ठंडी हवा मुझे छूकर चली गई, और मेरे कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी: राघव, तेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। देख, मैंने तो ख़त्म कर ली। ये सुनते ही मैंने आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। देखने क्या, आरू को उम्मीद भरी नज़रों से ढूंढने लगा। फिर जब मेरी नज़र सामने पड़ी तो कॉफ़ी मग सामने चेयर के पास टेबल पर खाली पड़ा था। मैं समझ गया कि आरू आत्मा के रूप में मेरे आसपास है। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे दूर हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। लेकिन सिया को वो तंग कर रहा था। शायद वो सिया को मेरे करीब या मेरी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहता है।
इसलिए वो उसे तंग कर रहा है। और उस रात जिसकी अगली सुबह हम निकलने वाले थे, मैं छत पर अकेला था। तब मैंने सिया के रूप में एक साये को देखा जो अजीब सी हंसी हंसते हुए छत से कूद गया। मैं समझ गया आरू सिया को की जान लेना चाहता था। इसलिए मैं अगली सुबह यहाँ आने के लिए राजी हुआ। यहाँ आकर कुलदेवी की पूजा करने के साथ ही आपसे मिलकर इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढना भी मेरा मकसद था। लेकिन बीच में ही ये घटना घट गई। राघव की बात सुनकर सबका मन दुखी हो गया। कोई कुछ नहीं कह पाया। सभी खामोशी से राघव की बातें सुन रहे थे। गुरुजी, क्या तुम बता सकते हो कि आरव की मृत्यु कैसे हुई? और उसकी मृत्यु से पहले उसकी कोई इच्छा, उसने तुमसे कोई ऐसी इच्छा व्यक्त की जो पूरी ना हो सकी हो? क्या अंतिम समय में तुम्हारी उससे बात हुई, या उसकी कोई ऐसी इच्छा जो उसने कभी तुमसे कहा हो और वो पूरी कभी ना हो पाई हो? राघव: हाँ, उसकी मुझसे बात हुई थी। उसके अलावा उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई और माँ बापू भी हैं। उनकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिससे उसे ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा। इधर दादाजी ने सिया को चाचा जी के स्कूल में किसी फंक्शन में देखा, तो मेरी उससे शादी करवाने की ठान कर अनशन पर बैठ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी और 5 दिन के अंदर ही हमारी शादी हो गई। आरू की माँ हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाया। गांव से जिस रात आरू बस पकड़ने के लिए निकल रहा था, उसने मुझे कॉल करके सिया को देखने की जिद की। लेकिन मेरे पास उस वक्त शादी की कोई पिक नहीं थी, क्योंकि मैं चिढ़ा हुआ था। मैंने पिक नहीं ली और कैसेट्स अभी बनकर आए नहीं थे। वो सिया को नहीं देख पाया। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा मुझे। बस इतना ही पता है मुझे। सूरज: गुरुजी, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों कोई दूसरे को तकलीफ देगा? और सिया से तो उसे खुश होना चाहिए कि आरू के साथ राघव के पास सिया तो है, जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, उसके दोस्त को। गुरुजी: बात तो तुम्हारी सही है। सिया की जीवन के पीछे इस तरह पड़ने का कुछ और ही मकसद होगा। ठीक है, देखते हैं। अब इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। एक कार्य करते हैं, अभी के लिए सिया की सुरक्षा का उपाय करते हैं। उसके बाद आरव का सिया के पीछे पड़ने का कारण ढूंढेंगे। अपने एक शिष्य की तरफ देखकर: माणिक। माणिक इशारा पाकर 2 रक्षा सूत्र लाकर दोनों की कलाई पर मंत्रोच्चार के साथ बांध देता है। गुरुजी, कल आप दोनों कुलदेवी के मंदिर में सुबह 7 बजे तक आइएगा। पंडित जी के साथ हम भी वहां उपस्थित रहेंगे। कल माँ काली ही सिया और आपको आशीर्वाद देंगे और आप दोनों की रक्षा भी करेंगी। उनसे बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं हो सकती। दोनों गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इतने दिनों से उनके साथ इतना कुछ हो रहा था कि दोनों काफी डरे हुए थे। राघव ने गुरुजी से पूछा, क्या जाते वक्त भी हमें कहीं फिर से उसने? इतना कहकर ही राघव चुप हो गया। गुरुजी भी उसकी अधूरी बात समझ ली। गुरुजी, चिंता ना करो। अब वो तुम दोनों को और तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को तब तक तंग नहीं करेगा जब तक ये माँ काली का रक्षा सूत्र आप लोगों की कलाई में बंधा है। और कल कुलदेवी के मंदिर में हम कुलदेवी माँ काली की आराधना और साधना से सिया के लिए उनका आशीर्वाद रूपी कवच देंगे, जिससे बहू के ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होगा। सिया और राघव दोनों अब निश्चिंत हो गए। दोनों कार में बैठकर होटल के लिए निकल पड़े। सुबह जल्दी उठकर दोनों फ्रेश होकर कुलदेवी मंदिर की ओर निकल पड़े। वहां उस दिन की तरह ही आज भी उन्हें नदी में नहाकर मंदिर में प्रवेश करना था। आज पंडित जी के 2 साथी उनके साथ नदी किनारे पहुंचे। राघव ने सिया को पकड़कर किनारे में ही स्नान करवाया। दोनों ने चेंज करके मंदिर में प्रवेश किया। सबसे पहले दोनों ने मिलकर कुलदेवी की पूजा अर्चना की। कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर दोनों वही मंदिर के सामने बरामदे में बने हवन स्थली पर पहुंचे। वहां पहले से ही सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। गुरुजी और पंडित जी को प्रणाम करके हवन करने बैठ गए। पूजन विधि के बाद गुरुजी ने सिया के लिए एक ताबीज राघव को देकर उसे सिया के मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा और उसे हमेशा पहने रहने को कहा, जब तक आरू की मुक्ति का कोई उपाय ना निकल जाए। संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े। लेकिन राघव ने गाड़ी घर की ओर ना लेकर आरू के गांव की तरफ मोड़ ली। दोनों एक घर के सामने रुके। सिया आते वक्त रास्ते और वहां बने घरों,
भवनों और मंदिरों, तालाबों को बड़े गौर से देखती आ रही थी। राघव कार से उतरकर सिया की तरफ का डोर खोलते हुए सिया को नीचे आने के लिए कहता है। सिया राघव के पीछे आसपास चारों ओर नजर दौड़ाते हुए चल रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि ऐसे किस इंसान का घर है यहाँ, जिसके लिए आना इतना जरूरी हो गया कि हफ्ते भर पहले निकले घर भी जाना जरूरी नहीं समझा। राघव ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, एक 46 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। राघव ने सिया को उनके पैर छूने का इशारा किया तो सिया ने झुककर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राघव ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राघव: अंकल, आंटी कहाँ हैं और उनकी तबीयत कैसी है? आदमी: कैसी होगी, जिंदा लाश बनी है। पता नहीं हम क्यों जिंदा है, हमें भी क्यों नहीं ले गया वो अपने साथ। इतना कहकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर रोने लगा। राघव ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस आदमी का रोना और ज़्यादा हो गया। जब उनका रोना नहीं रुका तो उसने बात बदलने और माहौल को हल्का करने के लिए उस आदमी से बातें करना शुरू कर दिया। राघव: अंकल, अक्षय कहाँ है, दिख नहीं रहा। आदमी: वो कॉलेज गया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, इसलिए मैंने ही उसे भेजा है। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ही जिद करके भेजा। अब उसके अलावा है ही कौन हमारा, वो तो। इतना कहकर वो फिर से रो पड़े। राघव: अंकल, ये मेरी पत्नी सिया है और सिया ये आरव के पापा हैं। अंकल, हम आंटी को देख सकते हैं? आरू के पापा दुखी मन से: कितना बदनसीब हूँ मैं, जो बहू पहली बार घर आई है और मैं उसका स्वागत भी नहीं कर पाया। उस पर हम अपना ही रोना रो रहे हैं। सिया: कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा अपना ही घर है, जो इस घर का सुख दुख भी तो मेरा अपना ही होगा। आप हिम्मत करिए अंकल, इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, खुद को भी और बाकी सबको भी। आखिर आप नहीं संभलेंगे तो इन सबको तो कौन संभालेगा? आरो के पापा शर्मा जी सिया के सिर पर प्यार से हाथ रख देते हैं। सिया और राघव दोनों माला जी के कमरे में जाते हैं, जो सदमे में गुमसुम बेड पर पड़ी हुई थी। वो पलके तक नहीं झपका रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो दोनों बाहर आ गई। राघव बहुत ज़्यादा दुखी था उन लोगों की हालत देखकर। दोनों निकल ही रहे थे कि अक्षय कॉलेज से आ गया। राघव को देखकर वो उसके पास आया और उसके पैर छूने लगा। राघव ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया। दोनों की आंखें नम हो गई। अक्षय ने राघव से अलग होकर सिया की तरफ देखा। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। अक्षय: ये भाभी हैं? राघव: हाँ। अक्षय ने सिया के पैर छुए। सिया ने उस परिवार को देखकर मन ही मन कहा, कितना प्यारा परिवार है, लेकिन भगवान ने इनको इतना बड़ा दुख दे दिया जो कभी दूर नहीं होगा। राघव ने बताया कि 2 दिन पहले वो शहर जाकर आरू का सारा सामान उसके वहाँ वाले फ्लैट से ले आया और वो फ्लैट खाली कर दिया। राघव ने वहाँ से लाए सामान के बारे में पूछा तो अक्षय उन्हें आरू के रूम में चलने के लिए कहता है। तीनों आरव के रूम में गए। वहां जाकर राघव ने आरू का सामान ओपन किया। फाइल्स के बीच में उसे एक फोटो दिखी, जिसे देखकर राघव चौंक गया। राघव ने अक्षय से पानी मांगा। जब अक्षय बाहर गया तो राघव ने सिया से कुछ देर के लिए रक्षा कवच वाले मंगलसूत्र निकालने के लिए कहा और खुद के रक्षा सूत्र को निकाल लिया। सिया डर गई। ये क्या कह रहे हैं वो? अगर हम पर फिर से हमला हुआ तो? और ऊपर से ये उनका घर है। कुछ नहीं होगा, वैसे भी गुरुजी और पंडित जी भी आ रहे होंगे। मैंने रास्ते में ही रुक कर उन्हें मैसेज करके सब बता दिया है। सिया: लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है, कुछ बताओगे मुझे? राघव: 1 मिनट, मैं गुरुजी से बात करके बताता हूँ। कहकर फ़ोन पर बातें करते हुए वो बाहर बालकनी की ओर निकल जाता है। सिया गुमसुम सी रूम में बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने सामान में से वही फ़ोटो जो एक फ़ाइल के बीच में रखी थी निकाला। फ़ोटो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और फ़ोटो उसके हाथ से नीचे गिर गई। अक्षय जब पानी लेकर आया तो सिया फ़ोटो लिए सामने खड़ी थी। अक्षय ने जब सिया को फ़ोटो लिए देखा तो उसे याद आया, ये आरू के सामान में जो फ़ोटो है उसमें उसने सिया को देखा था। सिया अक्षय के सामने खड़ी हो जाती है और अक्षय से सवाल करती है। सिया: अक्षय, प्लीज़ बताओ ये सब क्या है? मैंने आज तक जिस इंसान को देखा भी नहीं, वो मेरी तस्वीर इतना संभाल कर क्यों रखता था? क्यों मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहता है? कुछ तो बताओ प्लीज़। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन दिनों में। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मैं इसका क्या मतलब समझूं? अक्षय हैरानी से।
भैया आपको मारना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? और कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा भाई कभी जिंदा होते हुए आपसे आपके सामने नहीं गए, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो अब मरने के बाद आपको परेशान क्यों करेंगे? और मारने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। सिया भी परेशान सी। अरे यही तो जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों वो मेरे पीछे पड़े हैं? ऐसा क्या रिश्ता है जो वो मेरी तस्वीर संभाल कर रखे हैं? कभी वो मेरे सामने क्यों नहीं आए? मैं जब उन्हें आज तक जानना तो दूर देखा भी नहीं है, फिर ये सब क्या है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो भी एक तरफा। गुरुजी, पंडित जी, शर्मा जी और राघव सभी एक साथ अंदर आए। तभी अक्षय ने राघव के कबर्ड में से आरव का कैमरा दिखाया, जिसमें सिया के कई पिक्स थे। एक बॉक्स में से एक पैर की पायल, जो कभी सिया के पैर से निकल कर गिर गई थी। सिया का रुमाल, स्कार्फ, जिसे देखकर राघव शॉक्ड रह गया। राघव, उसने कभी बताया नहीं कि वो सिया से प्यार करता है। उसने कभी ये पिक्स भी नहीं दिखाई। कभी ये भी नहीं बताया कि वो कैसी दिखती है। बस इतना कहा कि वो किसी लड़की को चाहता है, और जब तक वो उसे ये बात ना बता दे, तब तक वो उसके बारे में मुझे भी नहीं बताएगा। मैं भी समझता था कि वो उस लड़की और अपने प्यार की कितनी रिस्पेक्ट करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। मगर उस आदर्शवादी ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि प्यार में सिफारिश और किसी दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। समय आने पर मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। पहले मैं उस लायक खुद तो बना लूं। कुछ ज़्यादा ही देर कर दी उसने, कहकर वहीं चेयर पर बैठ गया। सभी आरू की सच्चाई सुनकर जान गए थे कि आरू सिया को चाहता था। लेकिन सबकी परेशानी की वजह अब भी वही थी कि क्यों आरव मरने के बाद सिया को भी मारना चाहता है। जो सिया ने पूछ ही लिया, सिया, अगर वो मुझे इतना ही चाहते हैं तो क्यों वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं? गुरुजी, क्योंकि वो अब आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, या तो आपकी किसी वस्तु द्वारा, या आप उसकी किसी वस्तु द्वारा उसके संपर्क में हैं, जिसके कारण सारे क्रियाक्रम के बावजूद भी उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और ना ही आपसे उसका कोई मोह टूट रहा है। मरने के बाद आत्मा को जो चीज़ प्रिय हो, उसे वो अपने साथ ले जाने की सोचता है। ऐसे में उसे अगर इस बात का भान हो जाए कि जिस तरह जीवित में वह अपने प्रिय की खुशी चाहता है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी उसे अपने प्रिय की खुशी में ही शांति मिलेगी, तो वह आत्मा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जिस आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वह अन्य किसी बात को महत्व नहीं देता, बस अपनी इच्छा पूरी करके रहता है। आरू की इच्छा सिया थी। हो सकता है वह सिया को अपने साथ ले जाना चाहता हो। मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो यही लगता है पंडित जी। लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। अब तो हमें यह भी पता चल गया कि वह सिया को कैसे पहचानता है, गुरुजी। लेकिन उसके लिए आरव के पास से सिया की जो भी वस्तुएं मिली हैं, उन्हें नष्ट करना होगा। शर्मा जी, लेकिन गुरुजी, उन्हें नष्ट कैसे करें? राघव भी आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखता है। उसे भी जवाब का इंतजार था। गुरुजी, इन्हें जलाया जा सकता है। इन्हें जलाकर उस भस्म को अन्य न जलने योग्य वस्तु के साथ गंगा में प्रवाहित करके। माँ गंगा सबके पाप धोती है। इनके जल के प्रभाव से सारी बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस वस्तु, प्राणी या जगह पर गंगा जल का छिड़काव मात्र किया जाए, तो वो पवित्र हो जाती है। इसलिए उस आत्मा के प्रभाव से इसे मुक्त करने का यही उत्तम उपाय है। साथ ही सिया को भी गंगा स्नान कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि जो मुर्दे को अग्नि देता है, उसे भी साल भर के अंदर गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे उसका शरीर पवित्र हो जाता है। राघव, जी गुरुजी, हम वैसा ही करेंगे। सिया और राघव उन सभी सामान को लेकर गंगा में प्रवाहित करने चले जाते हैं। उनके साथ पंडित जी भी उनकी सहायता के लिए आते हैं। गुरुजी आश्रम जाकर संजय जी को फ़ोन करके सारी बात बता देते हैं। संजय जी घर पर राघव की इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण घर न आने और सिया का भी साथ होने का बात कहते हैं। सविता और बाकी सबको अजीब लगता है, लेकिन राघव और सिया से बात करके उन्हें अच्छा लगता है। सिया और राघव आरव के सामान को गंगा में प्रवाहित करके दोनों स्नान करके अपने घर लौट आते हैं, और पंडित जी भी वहीं से अपने घर चले जाते हैं। सभी अब निश्चिंत हो गए थे कि सिया अब सेफ है। धीरे धीरे राघव को भी सिया का साथ अच्छा लगने लगा था। वो अब ऑफिस जाने लगा था और आरव के परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। आरव की माँ को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था
उसका सारा खर्चा राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ से समर जी के कहने पर किया जा रहा था। सिया भी बीच बीच में उनका हाल चाल जानने चली जाती थी। अक्षय का एडमिशन भी शहर में करा दिया गया था। साथ ही वो मना करने पर भी बच्चों को ट्यूशन देता था। हॉस्पिटल के पास ही उन्हें राघव ने एक फ्लैट दे दिया था। सिया और राघव की देखभाल और डॉक्टरों के इलाज की वजह से आरव की मां की हालत में पहले से ज़्यादा सुधार था। मिस्टर शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताते और बातें करते, जिससे उनकी पत्नी रिएक्ट करने की कोशिश करती। समय बीतने के साथ कुछ नहीं बदला, तो वो था सिया का किसी के होने का डर। सभी जहाँ निश्चिंत थे, उसे अब भी ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है। सिया और राघव एक शाम पार्टी जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि राघव के कबर्ड से एक रिंग नीचे गिरी, जिससे राघव और सिया दोनों की नज़र उस पर गई। राघव ने वो रिंग उठाई और ध्यान से उसे देखने लगा। राघव, ये तो आरव की रिंग है, जो उसकी बॉडी से निकाल कर नर्स ने उसके कपड़ों और सामान के साथ दिया था। मैंने उसे अक्षय को दे दिया था। वो मुझे बाकी के सामान तो नहीं दिखा। बड़े आश्चर्य की बात है, ये यहाँ कैसे आया? मुझे उस रात जब ये रिंग दिखी तो वहम लगा, लेकिन ये तो सच में यही है। राघव परेशान होकर सोचने लगा। इधर सिया ने जब वो रिंग देखी तो जल्दी से वहां आकर रिंग को अपने हाथों में ले लिया। सिया खुश होकर, ये रिंग आपके पास कैसे आया? ये रिंग तो शादी से बहुत पहले मुझसे खो गई थी। देखिए, इस पर एस लिखा है, जिसका मतलब है सपना। ये मेरी माँ का नाम है। पापा ने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए बनवाया था। मेरे माँ पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ साल बाद घर में चोरी में माँ के सारे गहने चोरी हो गए, बस ये बचा था। क्योंकि उस रात मैं मामा के घर गई थी और माँ की याद आने पर मैं ये रिंग हमेशा उनकी निशानी के रूप में पहने ही रहती थी। लेकिन कॉलेज के बाद न जाने ये कहाँ गुम हो गया। लेकिन ये आपके पास कैसे आया? राघव रिंग को घूरते हुए, ये रिंग आरव की फिंगर में से मरने के बाद निकाली गई थी। सिया चौंक कर रिंग को हाथ से छोड़ देती है, जैसे उसे पकड़ने से आरव वहां आ जाएगा। सिया हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? मेरी रिंग आरव के पास कैसे? दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले पीछे से एक बाहरी आवाज आती है, जिसे मुड़कर दोनों देखते हैं और राघव सिया को अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है। सामने आरव साये के रूप में कोने में खड़ा था, जिसका चेहरा साफ नहीं बल्कि धुंधला था। आरव, मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि सिया जी की जान लेने की भी कोशिश की। और आप दोनों बेटा बहू की तरह मेरे माँ बाप और अक्षय की देखभाल कर रहे हो। दोस्ती तो तू निभा रहा है राघव। मैंने तो अपनी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी को मारना चाहा। राघव नॉर्मल होते हुए एक दोस्त की तरह आरू से बात करने लगता है। राघव, ये तो मैं जानता हूँ कि सिया को तू प्यार करता है, फिर तो उसकी जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है? आरू, सिया का गांव मेरे गांव के पास ही है। दोनों गांव का एक ही स्कूल था। सिया मुझसे 3 कक्षा नीचे थी। मुझे उसका शांत स्वभाव बहुत भाता था। मैं हमेशा उसको देखने के लिए उसके आसपास, उसकी कक्षा के आसपास ही घूमा करता था। उस समय मैं उसे सिया के लिए आकर्षण मानता था। सिया की माँ पापा की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके चाचा उसे अपने बच्चों की तरह मानते थे, लेकिन चाची और उनके दोनों बच्चे सिया को जरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। चाचा इसी शहर में रहते थे। जब वो गांव जाती तो सिया उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन आस पड़ोस वाले चाचा जी को सब बता देते थे। आखिरकार चाचा जी ने शहर में ही एक घर ले लिया और सबको यहीं ले आए, जिससे सिया का भी ध्यान रख सके और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। सिया यहाँ कॉलेज में पढ़ने लगी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा भी निकाल लेती थी। मेरी नई नई नौकरी थी। मेरा रास्ता सिया के कॉलेज से होकर जाता था। एक बार सिया मुझे कॉलेज के बाहर दिखी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन फिर मैं ज़्यादातर सिया को वहाँ देखता था। मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सही में सिया है। एक दिन मैंने ऑफिस से लीव ली और सिया के कॉलेज के बाहर वाले कैफ़े में बैठकर सिया के बाहर निकलने का वेट करने लगा। सिया के बाहर आते ही मैं बाइक से सिया का पीछा करने लगा और उससे ही पता चला कि सिया कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और वो अब इसी शहर में रहती है। मुझे माफ़ करना सिया, मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी बदनामी हो या कोई तुम्हें परेशान करे। यहाँ तक कि मैंने अपनी जान से प्यारे दोस्त राघव तक को नहीं तुम्हारी तस्वीर दिखाई और ना ही तुम्हारा नाम बताया। बस तुम्हारी इजाज़त के बिना चोरी से तुम्हारी पिक ली। इसके लिए सॉरी।
सिया की आंखों में आंसू आ गए। राघव भी आरू की बातें सुनकर नम आंखों से उसे देख रहा था। सिया, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझ पर निगाहें रख रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, आज के ज़माने में अपनी और अपने चाहने वालों की मर्यादा बनाए रखने का प्रेम कितना पवित्र होगा। लेकिन एक बार आपने इजहार तो किया होता। मैं प्यार करूँ या ना करूँ, लेकिन इतने सच्चे प्यार का दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। राघव, हाँ आरू, अगर मुझे पता होता कि तू सिया से प्यार करता है, तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता तुम दोनों को मिलाने के लिए। आरू उदास और रूंधे गले से, इसीलिए तो तुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझ में एक तो सिया के सामने इजहार करने से डर लगता था, क्योंकि मेरा स्वभाव तू जानता है कि मैं लड़कियों से ठीक से बात नहीं कर पाता। और दूसरी बात, अगर तुझे पता चल जाता कि वो लड़की सिया है, तो तू सच में किसी भी हद तक चला जाता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्यार कभी ज़बरदस्ती या दबाव में नहीं, बल्कि समर्पण में है। राघव झुंझलाकर, लेकिन आरू, जब तक तू अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं या फिर सिया के सामने आएगा नहीं, वो कैसे समझ पाती कि तू उसे चाहता है। आरू, तू ठीक कह रहा है राघव। उस रात जब तूने अपनी शादी के बारे में बताया, तो मेरे सामने भी सिया का चेहरा घूमने लगा, और मैंने भी तय कर लिया कि इस बार मैं सिया से अपने मन की बात कह कर रहूँगा। साथ ही चाचा जी से सिया का हाथ भी मांग लूँगा, क्योंकि मैं इतना तो जानता था कि सिया किसी को पसंद नहीं करती। अगर सिया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, तो मैं बिना देर किए चाचा जी से बात करता। माँ पापा तो जानते ही थे कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, और उसकी मर्जी जानकर मैं शादी का फैसला करूँगा। उन्हें मेरे फैसले से कोई परेशानी नहीं थी, बस मेरे इजहार पर बात अटकी थी, जिसे सिया के सामने कहने का फैसला मैंने कर लिया था। जब मैं गांव से बस पर बैठकर शहर के लिए निकला, तो मेरी दो ही इच्छा थी। पहली कि मैं जल्द से जल्द राघव की पत्नी यानी कि भाभी से मिलूं, और दूसरी जल्द से जल्द सिया के सामने अपने प्रेम का इजहार कर सकूं। राघव, मतलब तुम सिया को प्रपोज करने वाले थे? राघव उदास होकर पूछता है। आरू, हाँ, लेकिन ये मेरी अंतिम इच्छा बनकर रह गई। सिया और राघव नम आंखों से आरू की तरफ देखते हैं। आरू, काश मैंने देर ना की होती। इसी सोच में मैं मर कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाया, और सिया को भी अपने साथ अपनी ही तरह भटकने के लिए मैं उसकी जान के पीछे पड़ गया। मैं बहक गया। मेरी सोच मतलबी हो गई। मुझ में न जाने कैसी मानसिकता जाग गई। न जाने क्यों विधाता का गुस्सा सिया पर उसे डरा कर दिखाने लगा। उसको मार कर उसे भी अपने साथ लाने की सोचने लगा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में सिया के लिए उस दिन केयर की फीलिंग देखी, तब मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ना प्रपोज करना ही ठीक था, क्योंकि मेरी जितनी आयु थी, उसके बाद मुझसे जुड़ने के बाद सिया को भी मेरे जाने का गम झेलना पड़ता। इसमें किसी की गलती नहीं, बल्कि अच्छा हुआ कि ये मेरी अंतिम इच्छा बनकर रह गई, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद सिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सिया असमंजस से, लेकिन मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे गई? आरू मुस्कुराकर, कॉलेज के सेकंड ईयर में ही अनिल अंकल ने तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा था। तुम तब से ही वहाँ पढ़ाने लगी। एक बार किसी काम से अंकल ने राघव को स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ वो ना जाकर मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम स्टाफ रूम में लंच करके वॉश बेसिन में हाथ वॉश करते वक्त रिंग निकालकर उसे उठाना भूल गई। मैंने देखा, मैं उसे तुम्हें देना चाहता था, लेकिन पता करने पर बताया गया कि तुम अचानक इमरजेंसी के कारण घर चली गई। उसके बाद मैंने वो रिंग पहन ली, और मैं तुम्हें लौटाने के इरादे से कई बार स्कूल भी गया, लेकिन तुम या तो क्लास में बिजी रहती या फिर किसी और के साथ। मैंने बहुत कोशिश की। ये लगभग शादी से 1 महीने पहले की बात है। उसके बाद मैं माँ की तबीयत खराब होने पर गाँव चला गया। वहाँ जाकर मैं माँ की बीमारी और ऑपरेशन करवाने की तैयारी में ये रिंग लौटाने के बारे में भूल ही गया। इस तरह ये पहले तुम्हारी निशानी के रूप में था, और अब ये तुम दोनों के पास मेरी निशानी बनकर रहेगा। सिया, तुम बहुत अच्छे हो आरव, एक अच्छे दोस्त, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, और उतने ही अच्छे प्रेमी भी। आज के समय में इतना सच्चा और स्वार्थहीन प्रेम कौन करता है? आरू, वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरी तारीफ करके कुछ नहीं होगा। सिया और राघव के चेहरे पर नम आंखें होते हुए भी मुस्कान तैर गई। आरू राघव से, अब भी शादी और रिश्तों को मानेगा या इनसे भागेगा? राघव सिर नीचे करके इधर उधर देखने लगा। आरू फिर से, जो भी हो, लेकिन ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। इन्हें बोझ समझकर नहीं, बल्कि इन सभी में अपने साथ और अपनों के लिए जीना सीख।
राघव, आरू प्लीज़। आरू, ठीक है, सिया वैसे भी मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ही चुकी है, तो उसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी तेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इसे मुझसे ज़्यादा चाहने वाला कोई है नहीं। तो मैं सिया को अपने साथ ले ही जाता हूँ। सिया की तरफ बढ़कर, चलो सिया। राघव हड़बड़ाकर, ये कैसी हरकत कर रहा है? जिंदा में कुंवारी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया और अब मरकर शादीशुदा लड़की पर लाइन मार रहा है, वो भी अपने जिगरी दोस्त की। आरू, लेकिन तू तो इन रिश्तों में बंधना ही नहीं चाहता ना? राघव सिया को अपने साथ खींचकर साइड में हग कर लेता है। राघव, कुछ भी हो जाए, मैं सिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बिकॉज, फिर सिया की आंखों में देखकर, आई लव यू सिया। सिया तो ये सुनकर जैसे आसमान में उड़ रही थी। वो अब तक यही सोचती थी कि माँ पापा का ना सही, लेकिन पति का प्यार तो उसे मिलेगा। लेकिन राघव का व्यवहार और उसकी बातें उसके हर सपने को चकनाचूर कर रही थी। सिया और राघव दोनों काफ़ी खुश थे। आरू ने भी दोनों को आगे के लिए विश करके विदा लिया। राघव और सिया अब बहुत प्यार से रहने लगे। सिया के कहने पर राघव ने ऑफिस की जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसने सारा बिजनेस अपने अंडर कर लिया। समर जी तो पहले ही बिजनेस को छोड़ चुके थे और अब संजय जी भी जरूरी मामले में ही अपनी राय देते थे, वरना नहीं। सिया ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वह भी प्रेग्नेंट थी। बाकी प्रेरणा और सौरभ राघव का साथ दे रहे थे और सिया घर पर सविता और रवीना जी की अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करती और आराम करती। सिया को लड़का हुआ जिसका नाम राघव ने आरव रखा। हॉस्पिटल में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। आरू की माँ की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी, जिसमें डॉक्टर के इलाज के साथ साथ सिया और राघव का प्यार और शर्मा जी की देखभाल सब शामिल था। वे दोनों गांव आना चाहते थे, लेकिन अक्षय ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। अक्षय की एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। राघव ने अक्षय को एक फ्लैट दिया था, जिसे उसने शर्मा जी के नाम कर दिया। अक्षय और राघव के कहने पर वो लोग भी अक्षय के साथ फ्लैट में रहने लगे। कभी कभी वो दोनों अक्षय के साथ छुट्टियों में या फिर दोनों उनके बिना भी गांव हो आते थे। सिया कभी कभी, लेकिन राघव तकरीबन रोज उनसे मिलने जाया करता था। इधर आरव के आने से सभी घर में खुश थे और उसके साथ बिजी भी रहने लगे थे। चाचा जी भी बहुत खुश थे सिया को इतने अच्छे परिवार में देकर और सिया को खुश देखकर। और आरव की आत्मा भी खुश थी, उसके परिवार, दोस्त और परिवार की खुशियां देखकर। साथ ही आरव नाम से अपनी मौजूदगी अपने दोस्त और अपने परिवार की ज़िंदगी में, अपने प्यार की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए पाकर उसे ना पहले कभी कोई शिकायत थी किसी से और ना ही अब है। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को और इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।